हेलो गाइस, अगर आप यहाँ पर स्टाइल को अप्लाई करने के ट्रेडिशनल तरीके से बोर हो चुके हैं और अब आप ऐसा सोच रहे हैं कि यार यहाँ पर स्टाइल को अप्लाई करने का कोई बेटर तरीका नहीं है, कि यहाँ पर स्टाइल को अप्लाई करने का कोई इजी तरीका नहीं है, तो अभी इस क्वेरी को सॉल्व करने के लिए हम लेके आए हैं टेलविन सीएसएस का फुल कोर्स। तो इसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि ये टेलविन सीएसएस होती क्या है, इसका हम यहाँ पर सेटअप कैसे करते हैं, हम यहाँ पर टेलविन सीएसएस को यूज करके हम यहाँ पर स्टाइल को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसे यूज करके हम कैसे फ्लेक्स बॉक्स को अप्लाई कर सकते हैं, कैसे ग्रिड बॉक्स को अप्लाई कर सकते हैं, फिर हम यहाँ पर मीडिया क्वेरी को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सभी के बारे में हम इस कोर्स के अंदर कवर करने वाले हैं। तो अब ये हमारा लेक्चर 1 है। तो इसके अंदर हम यहाँ पर टेलविन सीएसएस का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कवर करने वाले हैं। तो अब यहाँ पर मैंने इस लेक्चर के लिए नोट्स बनाई है, तो मैं यहाँ पर नोट्स को ओपन करता हूँ। अब देखो, अब ये नोट्स है ना, इसे मैंने यहाँ पर ट्विटर के ऊपर ट्वीट कर दिया है। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप ट्विटर के ऊपर से इसे देख सकते हैं। ओके, तो चलो अब हम बात करते हैं व्हाट इज टेलविन सीएसएस। तो जो टेलविन सीएसएस होती है ना, वो एक यूटिलिटी फर्स्ट फ्रेमवर्क होती है। इसके अंदर यहाँ पर यूटिलिटी क्लासेस होती है जिसे यूज करके हम यहाँ पर स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर हमें कोई अलग से सीएसएस की फाइल बनाने की जरूरत नहीं होती है। हम यहाँ पर एचटीएमएल के कोड के अंदर ही हम यहाँ पर क्लास को अप्लाई करके यहाँ पर हम स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें यहाँ पर एक डिव के ऊपर डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पर टेलविन सीएसएस के अंदर एक क्लास होती है जिसका नाम है फ्लेक्स। तो हमें उस डिव के ऊपर यहाँ पर फ्लेक्स नाम की क्लास को ऐड कर देना है। तो उसके ऊपर यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर टेलविन सीएसएस के अंदर यहाँ पर हर प्रॉपर्टी के लिए यूटिलिटी क्लासेस होती है। तो उन क्लासेस को यूज करके हम यहाँ पर स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ये हमें रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने में भी हेल्प करता है। अब देखो, यहाँ पर टेलविन सीएसएस के अंदर यहाँ पर कोई कंपोनेंट्स नहीं होते। कंपोनेंट्स का मतलब होता है कि कोई ब्लॉक ऑफ कोड जो कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। तो बूटस्ट्रैप के अंदर यहाँ पर कंपोनेंट्स के थ्रू यहाँ पर वर्क होता है, पर टेलविन सीएसएस के अंदर हम यहाँ पर यूटिलिटी क्लासेस को यूज करके हम यहाँ पर स्टाइल को अप्लाई करते हैं। ओके, तो चलो अब हम बात करते हैं कि हम यहाँ पर टेलविन सीएसएस को यूज क्यों करते हैं। पहला बेनिफिट, हम यहाँ पर टेलविन सीएसएस को यूज करके हम यहाँ पर फास्ट वे से वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट, हम यहाँ पर टेलविन सीएसएस को यूज करके हम यहाँ पर रिस्पॉन्सिव डिजाइन बना सकते हैं। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए हम यहाँ पर मीडिया क्वेरी को यूज करते हैं। तो टेलविन सीएसएस के अंदर यहाँ पर मीडिया क्वेरी को अप्लाई करने का भी एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है। तीसरा बेनिफिट, ये जो हमारी टेलविन सीएसएस होती है ना, वो यहाँ पर हाई कस्टमाइजेबल होती है। मतलब कि अगर यहाँ पर क्लासेस के अंदर कोई वैल्यू है जो हमें यहाँ पर चेंज करनी है, तो उसे भी हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अब इसके साथ यहाँ पर टेलविन सीएसएस बहुत ही पॉपुलर है और ट्रस्टेड भी है। बहुत सारी कंपनियां यहाँ पर टेलविन सीएसएस को यूज करती है। गिटहब, वर्सल, इन सभी के अंदर भी यहाँ पर टेलविन सीएसएस को यूज किया गया है। तो चलो अब हम यहाँ पर टेलविन और बूटस्ट्रैप का यहाँ पर कंपैरिजन देखते हैं, मतलब कि टेलविन वर्सेस बूटस्ट्रैप। फीचर 1, स्टाइलिंग मेथड। तो टेलविन सीएसएस के अंदर यहाँ पर यूटिलिटी क्लासेस होती है, जबकि यहाँ पर बूटस्ट्रैप के अंदर यहाँ पर प्री डिफाइंड कंपोनेंट्स होते हैं। दूसरा फीचर, फ्लेक्सिबिलिटी। जो टेलविन सीएसएस होती है ना, वो यहाँ पर हाई फ्लेक्सिबल होती है। इसके अंदर हम यहाँ पर जो भी चाहे वो चेंजेस यहाँ पर कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर बूटस्ट्रैप के अंदर यहाँ पर थोड़ी लिमिटेशन होती है। हम यहाँ पर कुछ लिमिट तक यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। तीसरा फीचर, लर्न। तो अब यहाँ पर टेलविन और बूटस्ट्रैप दोनों को सीखना बहुत ही ईजी है, पर आप जैसे टेलविन की प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये आपके लिए और भी ईजी होता जाएगा। चौथा फीचर है कस्टमाइजेशन। तो जो टेलविन सीएसएस होती है ना, वो यहाँ पर फुल्ली कस्टमाइजेबल होती है। मतलब कि यहाँ पर हम जो भी कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं ना, वो सभी हमारे हाथ में होती है। जबकि यहाँ पर बूटस्ट्रैप के अंदर क्या होता है कि हम यहाँ पर लिमिटेड कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्री डिफाइंड कंपोनेंट्स होते हैं और उसके थ्रू हम यहाँ पर स्टाइल को अप्लाई करते हैं। तो अब यहाँ पर ये दोनों फ्रेमवर्क बहुत ही अच्छी है, पर यहाँ पर मैं टेलविन सीएसएस को क्यों प्रेफर करता हूँ, क्योंकि ये लाइट वेटेड होती है, इसके साथ ही यहाँ पर बहुत ही फास्ट होती है, और इसके अंदर यहाँ पर हम फुल्ली कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, और इसके साथ ये इजी टू यूज भी है। इसलिए मैं यहाँ पर टेलविन सीएसएस को प्रीफर करता हूँ। तो ये हमारा टेलविन का लेक्चर 2 है, और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम हमारे फोल्डर के अंदर टेलविन सीएसएस को कैसे सेटअप करते हैं। तो अब यहाँ पर टेलविन सीएसएस को यूज करने के 2 तरीके होते हैं। तो आज हम इन 2 तरीकों के बारे में बात करने वाले हैं। तो अब यहाँ पर मैंने पहले से ही फोल्डर को बना के रखा है, तो मैं इसे ओपन करता हूँ। तो अब हम क्या करते हैं कि इसके अंदर एक फाइल बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ index.html। तो अब यहाँ पर मैं एक एक्सक्लेमेशन मार्क बनाता हूँ और उसके बाद एंटर करता हूँ, जिससे कि हमारा बॉयलर प्लेट कोड यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं टाइटल के अंदर लिख लेता हूँ
टेलविन CSS ट्यूटोरियल। ओके, तो अब यहाँ पर टेलविन का सेटअप करने के लिए हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर टेलविन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, इसके ऊपर हमें जाना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेलविन। तो देखो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इसके ऊपर हमें जाना है और अब यहाँ पर कॉर्नर के ऊपर डॉक्स का ऑप्शन है, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। तो हम यहाँ पर इंस्टॉलेशन वाले पेज के ऊपर आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पर टेलविन CSS का सेटअप करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है प्ले CDN। तो देखो यहाँ पर चौथा ऑप्शन है CDN का, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो इसके अंदर से आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको एक कोड दिख रहा है ना, इसके अंदर से ये जो स्क्रिप्ट टैग है ना, इसे में यहाँ पर कॉपी करना है। और अब इसे में क्या करना है कि हमारा जो टाइटल टैग है ना, उसके बाद हमें इसे पेस्ट कर देना है। अब देखो यहाँ पर ये जो स्क्रिप्ट टैग होगा ना, ये क्या करेगा कि यहाँ पर एक इंटरनल CSS बनाएगा और हमारे टेलविन की जो भी यूटिलिटी क्लासेस होती है ना, उन सभी को यहाँ पर ला देगा। चलो अब इसे मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर गो लाइक के ऊपर क्लिक करता हूँ और अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि इंस्पेक्ट करना है। ओके, और अब यहाँ पर हमें हेड टैग के अंदर देखना है। ओके, तो देखो यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग के बाद यहाँ पर स्टाइल टैग यहाँ पर आ चुकी है। तो ये इंटरनल CSS को लाने का काम ये यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग कर रहा है। ओके, तो देखो इसके अंदर यहाँ पर सभी क्लासेस आ चुकी है। तो हम यहाँ पर इन सभी क्लासेस को यूज कर सकते हैं। तो चलो अब इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले यहाँ पर एक डी बनाता हूँ। ओके, और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज अ डी। अब देखो यहाँ पर टेलविन CSS के अंदर एक क्लास होती है जिसका नाम है टेक्स्ट सेंटर। ये क्या करती है कि हमारा जो टेक्स्ट होता है ना, उसका अलाइन यहाँ पर सेंटर कर देती है। मतलब कि ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर करने का काम करती है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेक्स्ट सेंटर। ओके, अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा टेक्स्ट सेंटर में आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर एक और क्लास होती है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेक्स्ट रेड फॉन्ट्स। ओके, तो अब ये क्लास क्या करती है कि हमारा जो टेक्स्ट होता है ना, उसका कलर यहाँ पर रेड कर देती है। ओके, तो इसे हम सेव करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा टेक्स्ट रेड हो चुका है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर टेलविन CSS की यूटिलिटी क्लासेस को यूज करते हैं। तो ये था हमारा पहला तरीका। अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके के बारे में। तो पहले मैं इन सभी को यहाँ से निकाल देता हूँ। ओके, और यहाँ पर हमने जो क्लास अप्लाई की है ना, उसे भी मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। अब इसके बाद दूसरा तरीका होता है यहाँ पर CLI का तरीका। इसे यूज करके भी हम यहाँ पर टेलविन CSS का सेटअप कर सकते हैं। पर अब इसके लिए हमें यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट होती है कि हमें यहाँ पर Node.js को इंस्टॉल करना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि पहले हमें यहाँ पर Node.js की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है। तो ये रही हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, तो इसके ऊपर हमें जाना है और अब यहाँ से हमें Node.js का LTS वर्जन डाउनलोड कर देना है। मेरा पहले से ही डाउनलोड है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। पर आपको क्या करना है कि पहले इसे डाउनलोड कर देना है और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसे इंस्टॉल भी कर देना है। ओके, पर अब उसके बाद ही हमें यहाँ पर आगे की प्रोसेस करनी है। तो अब यहाँ पर टेलविन के डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जाता हूँ। ओके, और इसे मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। अब जैसे आप यहाँ पर Node.js को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देंगे, तो ये आपको दो चीज़ें देता है। पहला होता है NPM। NPM का फुल फॉर्म होता है नोड पैकेज मैनेजर और दूसरा होता है NPX। NPX का मतलब होता है नोड पैकेज एग्जीक्यूटर। अब ये NPM और NPX होते हैं ना, ये क्या करते हैं कि हमें यहाँ पर पैकेजेस को इंस्टॉल करने में हेल्प करते हैं। अगर हमें यहाँ पर थर्ड पार्टी पैकेजेस को हमारे फोल्डर के अंदर इंस्टॉल करना है, तो हमें यहाँ पर NPM और NPX की ज़रूरत होती है। फिलहाल आपको इतना समझना है कि यहाँ पर NPM और NPX दो वे होते हैं जो हमारे फोल्डर के अंदर यहाँ पर थर्ड पार्टी पैकेजेस को इंस्टॉल करने में हेल्प करते हैं। तो चलो अब हम यहाँ पर सेटअप करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस लाइन को कॉपी करना है, इस पहली वाली लाइन को, और अब आपको यहाँ पर VS कोड के अंदर जाना है। अब देखो यहाँ पर आपको फाइल के ऊपर यहाँ पर टर्मिनल का ऑप्शन दिखाई देगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको न्यू टर्मिनल के ऊपर क्लिक करना है। या आप यहाँ पर एक शॉर्ट की को भी यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि पहले आपको कंट्रोल दबाना है, उसके बाद शिफ्ट, और उसके बाद यहाँ पर आपको बैक टिक पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। तो अब इसके अंदर में यहाँ पर इस पहले लाइन को लिखना है। ओके, और उसके बाद आपको एंटर कर देना है। तो यहाँ पर आपका पैकेज इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है, तो हम वेट करते हैं थोड़ा इंस्टॉल होने का ये। ओके, तो देखो जैसे ये इंस्टॉल हो गया, तो यहाँ पर हमारा एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है जिसका नाम है नोड मॉड्यूल। इसके अंदर क्या होता है कि हम यहाँ पर जो भी पैकेजेस को डाउनलोड करते हैं ना, उसका डेटा इसके अंदर स्टोर होता है। इसके अलावा यहाँ पर दो और फाइल बनती है जिसका नाम है पैकेज.json और पैकेज log.json। यहाँ पर पैकेज.json होती है ना, उसके अंदर यहाँ पर डिपेंडेंसी स्टोर होती है, और ये पैकेज log.json होती है ना, उसके अंदर यहाँ पर हमारी वर्जन और वो सभी डिटेल्स यहाँ पर स्टोर होती है। ओके, फिलहाल आपको इन सभी के बारे में इतना जानने की जरूरत नहीं है। जब हम यहाँ पर रिएक्ट और इन सभी के बारे में पढ़ेंगे, तब हम इन सभी के बारे में बात करेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको जो भी स्टेप कह रहा हूँ ना, तो आपको उसे फॉलो करना है।
तो हमने यहाँ पर पहले लाइन को इंस्टॉल कर दिया है। उसके बाद अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें एक फोल्डर बनाना है और इसका हमें नाम लिखना है SRC। ओके, और अब इसके अंदर हमें यहाँ पर एक और फाइल बनानी है और इसका हमें नाम लिखना है input.css। ओके, अब हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जाना है। ओके, और अब ये जो लाइन है ना, उससे मैं यहाँ पर input.css के अंदर लिखना है, तो इसे मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर हम इसे लिख देते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर input.css का काम यहाँ पर हो चुका है। ओके, इतना कर लिया। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर फिर से डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जाना है और अब ये जो लाइन है ना, उसे मैं यहाँ से कॉपी करना है और इसे मैं यहाँ पर टर्मिनल के ऊपर चला देना है। तो मैं इसे यहाँ पर चला देता हूँ। अब ये जो लाइन होगी ना, ये क्या करेगी कि यहाँ पर हमारे input.css होगी ना, उससे यहाँ पर एक output.css नाम की फाइल बनाएगी। ओके, तो देखो यहाँ पर हमारे SRC के अंदर यहाँ पर इनपुट के बाद यहाँ पर output.css भी यहाँ पर आ चुकी है। अब इसके अंदर हम देखेंगे तो अब इसके अंदर यहाँ पर हमारी टेलविन की सभी क्लासेस यहाँ पर आ जाएंगी। ओके, अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें HTML के अंदर जाना है और अब इस टाइटल के बाद हमें यहाँ पर एक लिंक टैग बनाना है। ओके, और यहाँ पर हमें href के अंदर लिखना है /src और उसके बाद हमें लिखना है output.css। ओके, तो हमें यहाँ पर इसे लिंक करना होगा। उसके बाद ही हम यहाँ पर स्टाइल को अप्लाई कर पाएंगे। अब देखो यहाँ पर हमने टर्मिनल के अंदर यहाँ पर ये लास्ट लाइन लिखी है ना, तो इसके अंदर देखो यहाँ पर ये वॉच वाले लाइन है ना, तो ये क्या करेगी कि हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी चेंजेस होंगे ना, उसे यहाँ पर ट्रैक करेगी और जब तक ये लाइन यहाँ पर चलती रहेगी तब तक हमें यहाँ पर इसका आउटपुट देखने को मिलेगा। अगर ये लाइन यहाँ पर चलना स्टॉप हो जाएगी तो यहाँ पर हमारी स्टाइल अप्लाई नहीं होगी, तो इसे हमेशा यहाँ पर चलते रहने देना है। तो चलो अब हम यहाँ पर स्टाइल को अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि पहले यहाँ पे इस div को यहाँ से निकाल लेता हूँ और अब यहाँ पर मैं एक h1 टैग बनाता हूँ और अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ दिस इज अ हेडिंग। ओके, अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। देखो जैसे मैंने यहाँ पर सेव किया तो यहाँ पर एक ग्रीन लाइन यहाँ पर चल गई और अगर मैं यहाँ पर कोई भी चेंजेस करता हूँ और इसे सेव करता हूँ तो देखो फिर से यहाँ पर लाइन चलेगी। तो ये लाइन क्या करती है कि यहाँ पर हमारे चेंजेस को ट्रैक करती है। तो चलो अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। अब देखो यहाँ पर तो हमने एक h1 टैग बनाया था और h1 टैग तो बहुत ही बड़ा होता है, तो यहाँ पर ये छोटा क्यों आ रहा है? तो देखो अब इसका भी एक रीजन होता है। जब हम यहाँ पर टेलविन का सेटअप करते हैं तो ये क्या करता है कि हमारे टैग का जो नेचुरल बिहेवियर होता है ना, उसे यहाँ पर 0 कर देता है। तो अब यहाँ पर h1 टैग हमें इस तरीके से दिखाई दे रहा है, तो मतलब कि हमारे टेलविन CSS का सेटअप यहाँ पर हो चुका है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम कुछ स्टाइल को अप्लाई करते हैं। तो अब यहाँ पर मैं क्लास को ऐड करता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेक्स्ट सेंटर। अब देखो यहाँ पर मुझे ऑटो सजेशन आ रहे थे, तो अब इसका रीजन क्या है कि मैंने यहाँ पर एक एक्सटेंशन को डाउनलोड किया है। तो अब इसे मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ओके, तो आपको यहाँ पर लिखना है टेलविन CSS। ओके, देखो यहाँ पर पहला आ चुका है, तो आपको इस एक्सटेंशन को डाउनलोड कर देना है, तो आपको भी यहाँ पर ऑटो सजेशन आने लगेंगे। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं एक और क्लास को अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पर लिखता हूँ टेक्स्ट रेड। तो देखो यहाँ पर मुझे ऑटो सजेशन आ रहे हैं, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेक्स्ट रेड 500। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा टेक्स्ट रेड हो चुका है। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पर टेलविन CSS को यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा टेलविन का लेक्चर 3 है और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइपोग्राफी की क्लासेस के बारे में। तो अब लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पर टेलविन CSS का सेटअप किया था, तो हम यहाँ पर उसी फोल्डर को यूज करने वाले हैं। तो मैं इसे ओपन करता हूँ। तो अभी तक आपने हमारे टेलविन CSS के सेटअप वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसे जाके देख लेना, जिससे कि आप अपने लिए यहाँ पर टेलविन CSS को सेटअप कर पाए। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेलविन CSS। ओके, तो ये रही हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, तो मैं इसके ऊपर जाता हूँ और अब यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाता हूँ। तो इसकी वजह से हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर CLI के अंदर जाना है और ये जो हमारी लाइन है ना, इसे हमें यहाँ पर पहले चला देना है। अगर हम इस लाइन को चलाएंगे नहीं तो हम यहाँ पर जो भी चेंजेस करेंगे ना, वो हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब कि हम यहाँ पर जो भी स्टाइल अप्लाई करेंगे ना, उसका आउटपुट हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो पहले हमें इसे यहाँ पर टर्मिनल के अंदर चला देना है। तो मैं यहाँ पर VS कोड के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर मैं एक टर्मिनल को ओपन करता हूँ। अब इस लाइन को हम यहाँ पर चला देते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर हमें आउटपुट ठीक से देखने को मिलेगा। ओके, तो चलो हम यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाते हैं। तो अब यहाँ पर लेफ्ट साइड के अंदर यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन है, तो इसके अंदर से हम यहाँ पर टाइपोग्राफी के अंदर जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर नीचे की तरफ होगा, तो ये रहा टाइपोग्राफी का ऑप्शन। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फॉन्ट फैमिली के बारे में। तो अब यहाँ पर फॉन्ट फैमिली को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर काफ़ी सारी क्लासेस दी हुई है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है फॉन्ट सेंस। तो इसे यूज करके हम यहाँ पर सैंस सेरिफ नाम के फॉन्ट फैमिली को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी है फॉन्ट सेरिफ, तो इसे यूज करके हम यहाँ पर सेरिफ नाम के फॉन्ट फैमिली को अप्लाई कर सकते हैं।
और अगर हम यहाँ पर कस्टम वैल्यू को अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है कि पहले हमें यहाँ पर फॉन्ट लिखना है, उसके बाद हमें यहाँ पर डैश बनाना है और अब हमें यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारी वैल्यू को पास करवाना है। देखो यहाँ पर ये एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। अब यहाँ पर नीचे की तरफ भी एग्जाम्पल दिया है तो मैं इसे आपको दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पर ओपन सेंस के फॉन्ट को अप्लाई किया है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर कस्टम फॉन्ट को भी अप्लाई कर सकते हैं। पर अब देखो, अगर हमें यहाँ पर गूगल फॉन्ट के अंदर से किसी फॉन्ट को यूज़ करना है तो उसे हम यहाँ पर कैसे यूज़ करते हैं। तो चलो अब हम इसकी बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर गूगल फॉन्ट को ओपन करता हूँ और अब इसके अंदर से हम यहाँ पर फॉन्ट के अंदर जाते हैं। तो अब यहाँ पर मैं आपको एक फॉन्ट को ऐड करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है कि ये जो इंटर है ना, ये वाले फॉन्ट को हमें यहाँ पर यूज़ करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि इसके ऊपर हमें यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर गेट फॉन्ट का ऑप्शन है तो इसके ऊपर हमें यहाँ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर गेट एम्बेडेड कोड का ऑप्शन दिया होगा तो इसके ऊपर हमें यहाँ पर क्लिक करना है। तो अब हमें यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक लिंक का और एक इम्पोर्ट का। तो हमें यहाँ पर इम्पोर्ट के अंदर जाना है और जो इम्पोर्ट वाली लाइन है ना, इसे हमें यहाँ से कॉपी कर देना है। और अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर VS कोड के अंदर जाना है और हमने यहाँ पर इनपुट डॉट CSS बनाई थी ना, इसके ऊपर हमें यहाँ पर इसे पेस्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, इसे मैं यहाँ पर रैप कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर मैंने इसे इंपोर्ट तो कर दिया है, पर अब इसे यूज़ करने के लिए हमें क्या करना है कि पहले हमें यहाँ पर @ लिखना है। ओके, उसके बाद हमें यहाँ पर लिखना है थीम और अब इसके कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमें यहाँ पर क्लास को पास करवाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि पहले हमें यहाँ पर 2 डैश बनाने हैं। ओके, और अब यहाँ पर हमें लिखना है फॉन्ट और अब यहाँ पर हम कुछ भी नाम लिख सकते हैं और हम यहाँ पर जो भी नाम लिखेंगे ना, उस नाम से यहाँ पर क्लास बन जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इन, तो यहाँ पर फॉन्ट इन नाम की यहाँ पर क्लास बन जाएगी। तो अब इसके अंदर हमें यहाँ पर वैल्यू को पास करना होगा, तो मैं यहाँ पर कोटेशन मार्क बनाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंटर। ओके, तो अब यहाँ पर फॉन्ट इन नाम की यहाँ पर क्लास बन जाएगी और अब इसे हम यहाँ पर जहाँ पर भी यूज़ करेंगे तो वहाँ के जो टेक्स्ट होंगे ना, उसकी फॉन्ट फैमिली यहाँ पर इंटर हो जाएगी। ओके, तो मैं इसे आपको करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर HTML के अंदर जाता हूँ और अब यहाँ पर मैं क्लास को ऐड करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉन्ट इन। तो देखो ये यहाँ पर ऑटो सेशन में भी आ रहा है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉन्ट इन। ओके, तो अब यहाँ पर इंटर नाम की फॉन्ट फैमिली यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। तो अब हम इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो मैं यहाँ पर गोलाई के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करता हूँ और हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारी स्टाइल अप्लाई हुई है या नहीं। तो इसके ऊपर हम देखते हैं। तो देखो, अब यहाँ पर इंटर नाम की फॉन्ट यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है। तो अब इस तरीके से हम यहाँ पर गूगल फॉन्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे मैं VS कोड के अंदर जाता हूँ। तो अब इस तरीके से हम यहाँ पर गूगल फॉन्ट के लिए भी क्लास बना के इसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो चलो अब मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाता हूँ। तो अब हम बात करते हैं फॉन्ट साइज़ की प्रॉपर्टी के बारे में। तो अब यहाँ पर फॉन्ट साइज़ के लिए यहाँ पर काफ़ी सारी क्लासेस है। जैसे कि यहाँ पर एक क्लास है जिसका नाम है टेक्स्ट एक्सेस। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर हमारी जो फॉन्ट साइज़ होगी ना, वो यहाँ पर 12 पिक्सल हो जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर टेक्स्ट SN है, जिससे हमारी फॉन्ट साइज़ यहाँ पर 14 पिक्सल हो जाएगी। ओके, उस तरीके से यहाँ पर टेक्स्ट बेस है, उसके बाद टेक्स्ट LG है। तो अब इस तरीके से यहाँ पर काफ़ी सारी क्लासेस है। तो अब यहाँ पर हमें सभी क्लास का नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी हमें यहाँ पर स्टाइल को अप्लाई करना है तो हम यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन को यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अलावा हमने यहाँ पर VS कोड के अंदर यहाँ पर एक एक्सटेंशन को डाउनलोड किया है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर ऑटो सजेशन भी देखने को मिलती है। तो मतलब कि हमें यहाँ पर सभी क्लास का नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो, यहाँ पर हम कस्टम वैल्यू को भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 14 पिक्सल के लिए यहाँ पर क्लास दी हुई है, पर अब यहाँ पर मुझे 15 पिक्सल की यहाँ पर फॉन्ट साइज को ऐड करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पर कस्टम वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि पहले हमें यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है, उसके बाद हमें यहाँ पर डैश बनाना है और अब हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर हमें जो भी वैल्यू को पास करवाना है उसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसे मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं क्लास को ऐड करता हूँ, तो यहाँ पर लिखता हूँ टेक्स्ट और अब यहाँ पर मैं स्क्वायर ब्रैकेट बनाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 15 पिक्सल। ओके, तो अब मैं इसे सेव करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो अब यहाँ पर इंस्पेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो देखो यहाँ पर इसकी फॉन्ट साइज यहाँ पर 15 पिक्सल हो चुकी है। इस तरीके से हम यहाँ पर कस्टम वैल्यू को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर इटालियन CSS क्या करती है कि हम यहाँ पर जो भी कस्टम वैल्यू को पास करते हैं ना, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक क्लास को क्रिएट कर देती है और इसकी जो स्टाइल होती है ना, उसे यहाँ पर अप्लाई कर देती है। अब देखो यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू को पास कर सकते हैं। मतलब कि देखो, अगर यहाँ पर 20 पिक्सल के लिए यहाँ पर कोई क्लास पहले से एग्जिस्ट करती है, फिर भी हम यहाँ पर कस्टम वैल्यू के अंदर यहाँ पर 20 पिक्सल लिखेंगे तो भी हमारी स्टाइल यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर 20 पिक्सल के लिए यहाँ पर एक क्लास होती है जिसका नाम है टेक्स्ट एक्सेल। तो अगर मैं यहाँ पर उसे यूज ना करूँ और अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट वैल्यू को यहाँ पर पास कर देता हूँ ना, तो फिर भी हमारी क्लास यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। तो मैं इसका आउटपुट आपको दिखाता हूँ।
तो देखो यहाँ पर इसकी फॉन्ट साइज यहाँ पर 20 पिक्सल हो चुकी है। मतलब कि यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि यहाँ पर हमारे पहले से क्लास मौजूद हो तो हम यहाँ पर कस्टम वैल्यू को अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसी कोई भी यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। हम यहाँ पर जो भी करना चाहते हैं ना उसे हम यहाँ पर फुल्ली कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो टेलविन सीएसएस का ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। ओके, तो चलो अब हम आगे बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाता हूँ। तो अब हम बात करते हैं फॉन्ट स्टाइल की प्रॉपर्टी के बारे में। तो अब इसके अंदर यहाँ पर दो क्लासेस है। पहली है इटालिक। तो अगर हमें यहाँ पर फॉन्ट को इटालिक में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ पर इटालिक नाम की क्लास को यूज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद अब हम बात करते हैं फॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी के बारे में। यहाँ पर काफी सारी क्लासेस है, जैसे कि यहाँ पर फॉन्ट 3 है, जिससे क्या होगा कि यहाँ पर हमारी फॉन्ट वेट यहाँ पर 100 आएगी, मतलब कि ये बहुत ही लाइट होगी। उसके बाद दूसरी क्लासेस है फॉन्ट एक्स्ट्रा लाइट। उसके बाद है फॉन्ट लाइट, और इस तरीके से यहाँ पर काफी सारी क्लासेस है। अगर हमें यहाँ पर टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो हम यहाँ पर फॉन्ट बोल्ड की प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर काफी सारी क्लासेस यहाँ पर अवेलेबल है। अब देखो, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर स्टाइल के लिए आप यहाँ पर क्लास को क्रिएट करना चाहते हैं तो उसे भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पर इनपुट और सीएसएस के अंदर हमें यहाँ पर एज ए थीम को यूज करना है, और उसके बाद हमें यहाँ पर जो भी स्टाइल को अप्लाई करना है उसे हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्लास को क्रिएट कर सकते हैं। हम यहाँ पर हर प्रॉपर्टी के लिए इस तरीके से काम कर सकते हैं। हमें क्या करना है कि पहले हमें यहाँ पर दो डैश बनाने हैं, उसके बाद हमें यहाँ पर क्लास का नाम लिखना है, और उसके बाद हमें यहाँ पर कॉलन करके इसकी वैल्यू को लिखना है। ओके, इस तरीके से हम यहाँ पर हर प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पर कस्टम क्लास को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो चलो अब हम बात करते हैं लाइन हाइट की प्रॉपर्टी के बारे में। तो देखो यहाँ पर लाइन हाइट के लिए भी यहाँ पर क्लासेस दी हुई है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि पहले हमें यहाँ पर लीडिंग लिखना है, उसके बाद हमें यहाँ पर डैश बना के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पर अपनी वैल्यू को पास कर सकते हैं। तो चलो अब हम आगे बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कलर की प्रॉपर्टी के बारे में। अब यहाँ पर कलर के लिए यहाँ पर बहुत सारी प्रॉपर्टी दी हुई है। जैसे कि देखो, अगर हमें यहाँ पर ब्लैक कलर को अप्लाई करना है तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर लिखना है टेक्स्ट ब्लैक। अगर हमें यहाँ पर व्हाइट कलर को अप्लाई करना है तो हमें यहाँ पर लिखना है टेक्स्ट व्हाइट। उसके बाद हमें यहाँ पर कोई पर्टिकुलर कलर को ऐड करना है तो उसके लिए भी यहाँ पर काफ़ी सारी क्लासेस दी हुई है। जैसे कि देखो, यहाँ पर एक क्लास है टेक्स्ट रेड 50। उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट रेड 100 है, 200 है, इस तरीके से यहाँ पर ये बढ़ता जाएगा। यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर 50 लिखा है, उसके बाद 100 लिखा है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो कलर होता है ना उसकी ऑपोसिटी यहाँ पर डिसाइड होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हर कलर के लिए यहाँ पर क्लासेस दी हुई है। और अब हम चाहे तो हम यहाँ पर कस्टम वैल्यू को भी पास कर सकते हैं। तो चलो अब इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले यहाँ पर टेक्स्ट रेड की प्रॉपर्टी है ना, इसे मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, और अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेक्स्ट। ओके, और अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बनाता हूँ, और अब इसके अंदर यहाँ पर लिखता हूँ FFF। तो इस तरीके से भी हम यहाँ पर क्लास को अप्लाई कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पर कलर को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसे भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर से मैं कोई कलर को सिलेक्ट कर देता हूँ। कुछ इस तरीके का हम यहाँ पर कलर सिलेक्ट करते हैं, और हम चाहे तो हम यहाँ पर RGB मेथड को भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कस्टम वैल्यू को भी पास कर सकते हैं। ओके, तो मैं इसे सेव करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो, यहाँ पर हमारा कलर अप्लाई हो चुका है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कस्टम वैल्यू को भी पास कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर हमने टाइपोग्राफी की काफ़ी सारी क्लासेस की बात की। तो अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर थोड़ी स्टाइल को अप्लाई करते हैं। वो भी यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉन्ट बोल्ड। उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं एक पी टैग बनाता हूँ, और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर लॉरेम टेक्स्ट को पुट कर देता हूँ। इसे मैं यहाँ पर रैप कर देता हूँ, और अब हम इसके ऊपर क्लास को अप्लाई करते हैं। तो अब इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेक्स्ट सेंटर। उसके बाद अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेक्स्ट ब्लू, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेक्स्ट ब्लू और 400। ओके, उसके बाद अब हम यहाँ पर फॉन्ट साइज को इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेक्स्ट 18 पिक्सल। ओके, अब इसे सेव करते हैं, और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो, यहाँ पर हमारी सभी स्टाइल यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर टाइपोग्राफी की सभी स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा टेलविन का लेक्चर 4 है, और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैकग्राउंड क्रिएटेड सभी क्लासेस के बारे में। तो चलो अब मैं यहाँ पर फोल्डर को ओपन करता हूँ जिसके अंदर हमने यहाँ पर टेलविन सीएसएस को सेटअप किया था। तो अब अभी तक आपने हमारी टेलविन के सेटअप वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसकी लिंक आपको आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहां से उसे एक्सेस कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे हम टेलविन सीएसएस की स्टाइल को अप्लाई करते हैं ना, तो हमें उसका आउटपुट देखने के लिए हमें यहाँ पर एक कमांड को चलाना होता है। जब तक हम उस कमांड को चलाते नहीं है तब तक हमें यहाँ पर टेलविन का आउटपुट देखने को नहीं मिलता है। तो चलो अब हम यहाँ पर पहले उस कमांड को चला देते हैं। तो मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाता हूँ। तो यहाँ पर हमें CLI के अंदर जाना है, और इस लाइन को हमें यहाँ पर चलाना है। तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। ओके, अब देखो, यहाँ पर हमें इस लाइन को बार बार चलाना पड़ रहा है ना, तो अब हम क्या करते हैं कि हम इसका एक शॉर्टकट देखते हैं।
तो उसके लिए हमें क्या करना है कि पहले हमें यहाँ पर पैकेज डॉट जेसन के अंदर जाना है। तो अब यहाँ पर क्या करना है कि पहले एक कॉमा बनाना है और उसके बाद यहाँ पर हमें लिखना है स्क्रिप्ट्स। तो देखो यहाँ पर ये ऑटो सेशन में आ रहा है। ओके, तो हमारा इस टाइप का स्ट्रक्चर आ जाएगा। और अब यहाँ पर हमें की और वैल्यू की पेयर बनानी है। तो अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टार्ट। ओके, आप इसका नाम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। और अब इसकी वैल्यू के अंदर में यहाँ पर उस कमांड को पास कर देना है। तो अब इसे क्या होगा कि जब भी हम यहाँ पर npm के बाद इस की का नाम लिखेंगे तो ये कमांड यहाँ पर चल जाएगी। ओके, तो चलो मैं इसे आपको करके दिखाता हूँ। तो चलो अब मैं यहाँ पर टर्मिनल को ओपन करता हूँ। तो कंट्रोल शिफ्ट और बैकटिक। और अब यहाँ पर मैं लिखना है npm और उसके बाद हमें यहाँ पर की का नाम लिखना है। मैंने यहाँ पर स्टार्ट लिखा है, आप यहाँ पर जो भी नाम लिखेंगे ना उसे आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टार्ट। ओके, तो देखो यहाँ पर हमारी ये कमांड यहाँ पर चलने लगी। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पर शॉर्टकट को भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे क्लोज कर देता हूँ। ओके, और अब हम यहाँ पर HTML के अंदर जाते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्लासेस के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक डी बनाता हूँ। ओके, और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर एक पी टैग बनाता हूँ। और अब इसके अंदर हम यहाँ पर लोएम टेक्स्ट को लिख देते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर बैकग्राउंड कलर को अप्लाई करने के लिए क्लास होती है ना, उसका नाम होता है बीजी। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बीजी। तो देखो यहाँ पर मैं ऑटो सेशन में भी आ रहा है और इसे आप डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर से भी देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर येलो कलर का बैकग्राउंड अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ येलो 200। ओके, तो अब यहाँ पर जो पी टैग होगा ना उसका बैकग्राउंड यहाँ पर येलो हो जाएगा। तब हम इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर हमारा जो पी टैग था ना उसका बैकग्राउंड यहाँ पर येलो हो चुका है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बैकग्राउंड कलर को अप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ पर चाहे तो कस्टम वैल्यू भी पास कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि इसे यहाँ से निकाल देता हूँ और अब यहाँ पर मैं स्क्वायर ब्रैकेट बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ FFF। ओके, और हम यहाँ से कलर को चूज कर लेते हैं। तो कुछ इस टाइप का हम चूज करते हैं, ब्लू टाइप का। ओके, तो इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कस्टम वैल्यू भी पास कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो यहाँ पर RGB वैल्यू को भी पास कर सकते हैं। देखो मैं यहाँ पर RGB वैल्यू को पास करता हूँ। तो हम इस तरीके से हम यहाँ पर RGB वैल्यू को भी पास कर सकते हैं। तो अब ये तो बात थी हमारे बैकग्राउंड कलर की। पर अगर हमें यहाँ पर बैकग्राउंड के अंदर इमेज को ऐड करना है तो उसे हम यहाँ पर कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि पहले हमें यहाँ पर बीजी लिखना है, उसके बाद हमें यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है और अब यहाँ पर हमें लिखना है URL। उसके बाद यहाँ पर हमें पैरेंथेसिस बनाने हैं और अब इसके अंदर हम यहाँ पर इमेज का पाथ पुट कर सकते हैं। ओके, अगर हमारे पास यहाँ पर कोई इमेज की लिंक है तो हम उसे भी यहाँ पर पास कर सकते हैं। तो चलो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर हमारे फोल्डर के अंदर एक इमेज को सेव करता हूँ और उसे मैं आपको यहाँ पर लगा के दिखाता हूँ। ओके, तो अभी यहाँ पर मैंने एसआरसी के अंदर एक इमेज का फोल्डर बनाया है और उसके अंदर मैंने यहाँ पर इमेज को सेव कर दिया है। तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर इस div के ऊपर यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज को ऐड करते हैं। तो मैं इसे यहाँ से निकाल देता हूँ और यहाँ पर मैं div के अंदर लिख देता हूँ। ओके, तो अभी यहाँ पर मैं URL के अंदर पाथ को पुट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ /src/image/tailwind.png। ओके, अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर हमारी इमेज आ चुकी है। तो अब ये थोड़ी छोटी आ रही है तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं 2 पी टैग बना देता हूँ। तो इसे मैं यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ। तो इसे मैं यहाँ पर 2 बार कॉपी कर देता हूँ। अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर इमेज आ चुकी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इमेज को भी अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर बैकग्राउंड की साइज के लिए भी यहाँ पर क्लासेस है। जैसे कि देखो अगर हमें यहाँ पर बैकग्राउंड को कवर करना है तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर लिखना है बीजी और इसके अंदर हमें यहाँ पर लिखना है कवर। ओके, तो अब यहाँ पर हमारी बैकग्राउंड साइज कवर हो जाएगी। तो हम इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पर बैकग्राउंड साइज कवर की भी प्रॉपर्टी अप्लाई हो चुकी है। पर अभी हमारी इमेज यहाँ पर थोड़ी छोटी है ना, इसलिए यहाँ पर ये इस तरीके से आ रही है। तो मैं यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ। अब उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बैकग्राउंड को कंटेन करना है तो उसके लिए भी यहाँ पर क्लासेस होती है। तो हमें यहाँ पर लिखना है बीजी कंटेन। ओके, तो यहाँ पर हमारी ये भी स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। ओके, तो फिलहाल मैं यहाँ पर कवर ही कर देता हूँ। अब इसके अलावा भी यहाँ पर बैकग्राउंड के रिलेटेड यहाँ पर काफ़ी सारी क्लासेस होती है। तो उसे आप यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर से देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लेफ्ट साइड के अंदर यहाँ पर बैकग्राउंड का ऑप्शन दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पर नीचे की तरफ जाता हूँ। ओके, तो ये रहा हमारा बैकग्राउंड वाला सेक्शन। तो हम यहाँ से सभी क्लासेस को देख सकते हैं। तो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर के अंदर जाते हैं। तो देखो यहाँ पर काफ़ी सारी क्लासेस है। तो यहाँ पर इन सभी को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर बीजी ब्लैक है, उसके बाद बीजी वाइट है। तो इन सभी क्लासेस को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पर बहुत सारी क्लासेस दी हुई है। देखो यहाँ पर बैकग्राउंड रिपीट के लिए भी क्लासेस है और यहाँ पर बैकग्राउंड साइज की भी क्लासेस अवेलेबल है। तो हम उसे भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर से यहाँ पर सभी क्लासेस को देख सकते हैं।
तो अब यहाँ पर आपको जो भी स्टाइल को अप्लाई करना है तो आप इसे यूज करके यहाँ पर स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा टेलविन का लेक्चर 5 है और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं विड्थ और हाइट के रिलेटेड सभी क्लासेस के बारे में। तो चलो अब मैं यहाँ पर फोल्डर को ओपन करता हूँ जिसके अंदर हमने यहाँ पर टेलविन सीएसएस का सेटअप किया था। तो अगर आपको यहाँ पर टेलविन का सेटअप कैसे करते हैं उसके बारे में नहीं पता है तो उसके ऊपर हमने यहाँ पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। तो मैं उसकी लिंक आपको आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहां से उसे देख सकते हैं। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जब भी हम यहाँ पर टेलविन सीएसएस को यूज करते हैं ना तो हमें उसका आउटपुट देखने के लिए यहाँ पर हमें कमांड को चलाना होता है। तो अब मैं इसे आपको दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाता हूँ और अब यहाँ पर हमें इस कमांड को चलाना है। तो अब इस कमांड को चलाने के लिए हमने यहाँ पर प्रीवियस वीडियो के अंदर शॉर्टकट को बनाया था। तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ हमने कहाँ पर बनाया था। तो हमें यहाँ पर पैकेज.जेसन के अंदर जाना है। तो अब इसे यूज करने के लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें टर्मिनल को ओपन करना है। तो कंट्रोल शिफ्ट और बैक टिक। ओके, तो यहाँ पर हमारा टर्मिनल ओपन हो जाएगा और अब यहाँ पर हमें लिखना है npm और उसके बाद हमें यहाँ पर की का नाम लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टार्ट। ओके, तो अब यहाँ पर हमारी कमांड चलने लगेगी। ओके, तो अब इसे मैं यहाँ पर क्लोज करता हूँ और अब हम यहाँ पर HTML के अंदर जाते हैं और अब हम यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर हम विथ की सभी क्लासेस के बारे में बात करते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर लिखना है W। ओके, तो देखो यहाँ पर हमें ऑटो सेशन आ रहे हैं तो इसके अंदर से हम यहाँ पर क्लासेस को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन को भी यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन को ओपन करता हूँ। तो अब यहाँ पर लेफ्ट साइड के अंदर हमें यहाँ पर साइजिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। तो हम यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है। ओके, तो देखो यहाँ पर साइजिंग का ऑप्शन है। तो इसके अंदर हमें यहाँ पर विथ के रिलेटेड सभी क्लासेस देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में यहाँ पर क्लास का नाम लिखा है और यहाँ पर राइट साइड के अंदर हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू देखने को मिल रही है। तो अभी यहाँ पर आप अकॉर्डिंग टू नीड आपको जिस भी क्लास की जरूरत है उसे आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी क्लासेस है विथ के रिलेटेड। अगर हमें यहाँ पर 10-24 पिक्सल की यहाँ पर विथ को अप्लाई करना है तो हम यहाँ पर W5XL को यूज कर सकते हैं। सेम तरीके से अगर हम यहाँ पर W7XL को यूज करते हैं तो यहाँ पर 1280 पिक्सल की विथ अप्लाई हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर होता है W फुल, इसका मतलब होता है विथ 100%। अगर हमें यहाँ पर विथ को 100% करना है तो हम यहाँ पर W फुल को यूज कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा होता है W स्क्रीन। मतलब कि देखो, अगर हम यहाँ पर 100 व्यू पोर्ट विथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर विथ को अप्लाई करना है तो हम यहाँ पर W स्क्रीन को यूज कर सकते हैं। इसके साथ अगर हमें यहाँ पर कस्टम वैल्यू को अप्लाई करना है तो उसे भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि पहले हमें यहाँ पर W लिखना है, उसके बाद हमें यहाँ पर डैश बनाना है और अब हमें यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारी वैल्यू को पास कर देना है। तो अब इसे मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर VS कोड के अंदर जाता हूँ और अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ W 1280 पिक्सल। ओके, अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर 1280 पिक्सल की यहाँ पर विथ अप्लाई हो चुकी है। मैं आपको यहाँ पर इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ। ओके, तो हम यहाँ पर इंस्पेक्ट करते हैं। इस विंडो को मैं यहाँ पर नीचे कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर 3 डॉट के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसे मैं यहाँ पर नीचे कर देते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर ठीक से दिखाई दे रहा है। तो अब हम इस डिव की यहाँ पर विथ को देखेंगे तो ये यहाँ पर 1280 पिक्सल हो चुकी है। देखो यहाँ पर इस डिव के अंदर यहाँ पर 3 पी टैग है तो इन सभी की यहाँ पर विथ 1280 पिक्सल हो चुकी है। तो अब इस तरीके से हम यहाँ पर कस्टम वैल्यू को भी पास कर सकते हैं। अब इसके साथ यहाँ पर मिनिमम विथ और मैक्सिमम विथ के लिए भी यहाँ पर क्लासेस अवेलेबल है। ओके, तो मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन को ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं मिनिमम विथ को ओपन करता हूँ। तो देखो यहाँ पर मिनिमम विथ के लिए भी यहाँ पर काफी सारी क्लासेस है। जैसे कि देखो यहाँ पर min WSM है, जिससे क्या होगा कि यहाँ पर मिनिमम विथ यहाँ पर 384 पिक्सल हो जाएगी। ओके, और इस तरीके से यहाँ पर काफी सारी क्लासेस है तो हम इन सभी को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सेम तरीके से यहाँ पर मैक्स विथ के लिए भी यहाँ पर क्लासेस है। तो अगर हमें इसके अंदर यहाँ पर कस्टम वैल्यू को पास करना है तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें लिखना है मैक्स डैश W डैश और उसके बाद हमें यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारी वैल्यू को पास कर देना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कस्टम वैल्यू को भी पास कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैक्स विथ के लिए भी यहाँ पर काफ़ी सारी क्लासेस है। जैसे कि देखो यहाँ पर मैक्स W7XL है, जिससे कि यहाँ पर हमारी मैक्स विथ यहाँ पर 1280 पिक्सल हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर मैक्स W फुल है, जिससे हमारी मैक्स विथ यहाँ पर 100% हो जाएगी। तो इन सभी क्लासेस को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पर हाइट की सभी क्लासेस के बारे में बात करते हैं। तो अब देखो, अगर हम यहाँ पर H स्क्रीन की क्लास को यूज करते हैं तो हमारी जो हाइट होगी ना वो यहाँ पर 100 व्यू पोर्ट जितनी हो जाएगी। उसके बाद अगर हम यहाँ पर H फुल को यूज करते हैं तो हमारी जो हाइट होगी ना वो यहाँ पर 100% हो जाएगी। और अगर हमें यहाँ पर कस्टम वैल्यू को पास करना है तो हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर H लिखना है, उसके बाद हमें यहाँ पर डैश बनाना है और अब हमें यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारी वैल्यू को पास करना है।
ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पर कस्टम वैल्यू को भी पास कर सकते हैं। अब सेम तरीके से यहाँ पर मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट के लिए भी यहाँ पर क्लासेस अवेलेबल है। तो आप इन सभी को यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो अब इसके रिलेटेड मैं यहाँ पर कुछ स्टाइल को अप्लाई करता हूँ और आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर वीएस कोड के अंदर जाता हूँ और अब यहाँ पर मैं एक डी बनाता हूँ। तो अब इसके अंदर मैं यहाँ पर विथ को अप्लाई करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 7 एक्सएल। अब इस डी के अंदर मैं यहाँ पर एक और डी बनाता हूँ और इसकी विथ के अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 500 पिक्सल। और अब यहाँ पे मैं हाइट को अप्लाई करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 500 पिक्सल। अब उसके बाद हम यहाँ पर बैकग्राउंड कलर को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बीजी और इसके अंदर हम यहाँ पर कुछ ब्लू टाइप का हम यहाँ पर कलर ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बीजी ब्लू 400। अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। पहले मैं यहाँ पर कंसोल को क्लोज कर देता हूँ। ओके, तो देखो यहाँ पर हमारा डिव आ चुका है और उसके अंदर यहाँ पर एक और डिव है जिसकी विथ और हाइट हमने यहाँ पर 500 पिक्सल सेट की थी। ओके, तो ये भी स्टाइल यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर विड्थ और हाइट की क्लासेस को यूज कर सकते हैं। अब देखो, अभी तो मैं आपको यहाँ पर कोई भी प्रोजेक्ट नहीं दे रहा हूँ, पर जब हम यहाँ पर फ्लेक्स बॉक्स, ग्रिड बॉक्स इन सभी के रिलेटेड यहाँ पर क्लासेस के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट देने वाला हूँ। तो ये हमारा टेलविन का लेक्चर 6 है और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉक्स मॉडल के रिलेटेड सभी क्लासेस के बारे में। तो अब यहाँ पर बॉक्स मॉडल के अंदर यहाँ पर 3 चीजें आती है। एक होती है हमारी बॉर्डर, मार्जिन और पैडिंग। तो आज हम इन तीनों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो अब मैं यहाँ पर फोल्डर को ओपन करता हूँ जिसके अंदर हमने यहाँ पर टेलविन सीएसएस को सेटअप किया था। तो अब टेलविन सीएसएस को कैसे सेटअप करते हैं उसके बारे में आपको नहीं पता है, तो उसके ऊपर हमने यहाँ पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। तो उसे आप यहाँ पर टेलविन सीएसएस के फुल कोर्स की जो प्लेलिस्ट है ना, उसके अंदर से आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। मैं उसकी लिंक आपको आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगा। अब देखो, हम यहाँ पर टेलविन सीएसएस को यूज कर रहे हैं ना, तो हम इसका आउटपुट देखने के लिए हमें यहाँ पर एक कमांड को चलाना होगा। तो हमने उसके लिए यहाँ पर शॉर्टकट बनाया है, तो हम उसे यूज करके इसे यहाँ पर चलाते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर टर्मिनल को ओपन करना है और इसके अंदर हमें यहाँ पर लिखना है npm और उसके बाद हमें यहाँ पर की का नाम लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टार्ट। ओके, तो यहाँ पर हमारी कमांड यहाँ पर चल जाएगी। तो मैं यहाँ पर HTML के अंदर जाता हूँ और इसे मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। तो चलो अब हम यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक डी बना देता हूँ और अब यहाँ पर मैं थोड़ी विड्थ को ऐड कर देता हूँ। तो इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1280 पिक्सल। उसके बाद अब इस डी के अंदर मैं यहाँ पर एक पी टैग बनाता हूँ और इसके अंदर हम यहाँ पर लॉरेम टेक्स्ट को पुट कर देते हैं। इसे मैं यहाँ पर रैप कर देता हूँ। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं बॉर्डर की क्लासेस के बारे में। तो मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन को ओपन करता हूँ। तो अब यहाँ पर लेफ्ट साइड के अंदर यहाँ पर बॉर्डर का ऑप्शन होगा। तो मैं यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करता हूँ। ओके, तो ये रहा हमारा बॉर्डर वाला ऑप्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बॉर्डर विड्थ के बारे में। अब देखो, जब हमें यहाँ पर बॉर्डर को अप्लाई करना है तो हमें क्या करना है कि हमारे एलिमेंट के अंदर हमें यहाँ पर बॉर्डर नाम की क्लास को ऐड कर देना है। तो इससे क्या होगा कि हमारे एलिमेंट के ऊपर यहाँ पर 1 पिक्सल की बॉर्डर यहाँ पर ऐड हो जाएगी। और अगर हम यहाँ पर बॉर्डर को थिक करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है कि पहले हमें यहाँ पर बॉर्डर लिखना है, उसके बाद हमें डैश बनाना है और अब हमें यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारी वैल्यू को पास कर देना है। जैसे कि अगर आपको यहाँ पर 5 पिक्सल की बॉर्डर को ऐड करना है तो आप यहाँ पर 5 पिक्सल को ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कस्टम वैल्यू को भी पास कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको यहाँ पर बॉर्डर को नन करना है, मतलब कि यहाँ पर बॉर्डर को निकालना है, तो आप यहाँ पर बॉर्डर 0 की क्लास को यूज कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर कोई स्पेसिफिक साइड के अंदर यहाँ पर बॉर्डर को ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर क्लासेस अवेलेबल है। जैसे कि देखो, अगर हम यहाँ पर टॉप से बॉर्डर को ऐड करना चाहते हैं, राइट से बॉर्डर को ऐड करना चाहते हैं, बॉटम से बॉर्डर को ऐड करना चाहते हैं या हम लेफ्ट से बॉर्डर को ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर क्लासेस अवेलेबल है। तो यहाँ पर नीचे की तरफ होगी, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर नीचे की तरफ जाता हूँ तो देखो, यहाँ पर बॉर्डर टी है। तो ये क्या करेगी कि यहाँ पर टॉप से बॉर्डर को ऐड करेगी। अगर हम यहाँ पर बॉर्डर टी को यूज करेंगे तो क्या होगा कि 1 पिक्सल की बॉर्डर यहाँ पर टॉप से ऐड हो जाएगी। और अगर आप यहाँ पर बॉर्डर को थिक करना चाहते हैं तो आपको यह करना है कि पहले आपको बॉर्डर टी लिखना है, उसके बाद आपको डैश बनाना है और अब आप यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू को पास कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बॉर्डर टी है, इस तरीके से यहाँ पर चारों साइड के लिए यहाँ पर क्लासेस अवेलेबल है। अगर हम यहाँ पर बॉटम के अंदर बॉर्डर को ऐड करना है तो हम यहाँ पर बॉर्डर बी को यूज कर सकते हैं। सेम तरीके से अगर हमें यहाँ पर लेफ्ट के लिए यूज करना है तो हम यहाँ पर बॉर्डर एल को यूज कर सकते हैं। और अगर हमें यहाँ पर राइट के लिए यूज करना है तो हम यहाँ पर बॉर्डर आर को यूज कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पर बॉर्डर की विड्थ को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं बॉर्डर रेडियस के बारे में। तो यहाँ पर काफी सारी क्लासेस अवेलेबल है, जैसे कि बॉर्डर एक्सेस है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर 2 पिक्सल की यहाँ पर बॉर्डर रेडियस अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद बॉर्डर SM है, तो यहाँ पर 4 पिक्सल की यहाँ पर बॉर्डर रेडियस अप्लाई हो जाएगी। और अगर हमें यहाँ पर बॉर्डर रेडियस को यहाँ पर नन करना है
तो उसके लिए यहाँ पर बॉर्डर नन नाम की क्लास अवेलेबल है। और इसके अलावा भी यहाँ पर काफी सारी क्लासेस है, तो आप इन सभी को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलो अब हम बात करते हैं बॉर्डर कलर के बारे में। तो देखो यहाँ पर बॉर्डर ब्लैक है, जिससे हमारी बॉर्डर का कलर यहाँ पर ब्लैक हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर बॉर्डर व्हाइट है, तो देखो यहाँ पर बॉर्डर रेड 50 है, उसके बाद बॉर्डर रेड 100 है। तो इस तरीके से यहाँ पर हर कलर के लिए यहाँ पर क्लासेस अवेलेबल है। इसके साथ अगर हम यहाँ पर कस्टम वैल्यू को पास करना चाहते हैं तो उसे भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर बॉर्डर लिखना है, उसके बाद हमें यहाँ पर डैश बनाना है, और अब हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारी कस्टम वैल्यू को पास कर सकते हैं। हम आरजीबी मेथड को भी यूज कर सकते हैं, हम यहाँ कोड को भी यूज कर सकते हैं, और अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट कलर का नाम पास करना चाहें तो उसे भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं बॉर्डर स्टाइल के बारे में। जैसे कि देखो, अगर हमें यहाँ पर सॉलिड बॉर्डर को ऐड करना है तो हम यहाँ पर बॉर्डर सॉलिड को यूज कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर डैशेड को यूज करना है तो हम यहाँ पर बॉर्डर डैशेड को यूज कर सकते हैं। और अगर हमें यहाँ पर बॉर्डर की स्टाइल को नन करना है तो हम यहाँ पर बॉर्डर नन को भी यूज कर सकते हैं। सेम तरीके से यहाँ पर आउटलाइन के लिए भी यहाँ पर क्लासेस अवेलेबल है। अब देखो, अगर हमें यहाँ पर आउटलाइन को नन करना है तो हम यहाँ पर आउटलाइन 0 की क्लास को यूज कर सकते हैं। तो चलो अब मैं आपको यहाँ पर बॉर्डर की क्लासेस को अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर VS कोड के अंदर जाता हूँ, और अब यहाँ पर हमने डी बनाया है ना, तो इसके ऊपर मैं यहाँ पर BR टैग को लगा देता हूँ, एक और लगा देता हूँ। ओके, और अब हम यहाँ पर स्लीव के ऊपर यहाँ पर बॉर्डर को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बॉर्डर, और अब हम यहाँ पर कस्टम वैल्यू को पास करते हैं, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5 पिक्सल। उसके बाद अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ बॉर्डर, और इसे हम यहाँ पर लिखते हैं सॉलिड। ओके, उसके बाद अब हम यहाँ पर बॉर्डर कलर को अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बॉर्डर, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ब्लैक। ओके, उसके बाद अब मैं यहाँ पर बॉर्डर रेडियस को अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ राउंडेड LG। ओके, अब इसे सेव करते हैं, और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पर मैं स्क्रॉल करता हूँ, तो देखो यहाँ पर हम इसका आउटपुट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमने जो भी स्टाइल को अप्लाई की थी ना, वो सभी यहाँ पर आ चुकी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बॉर्डर की क्लासेस को यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलो अब हम बात करते हैं पैडिंग की सभी क्लासेस के बारे में। तो अब मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पर पैडिंग की सभी क्लासेस होगी। तो हम यहाँ पर जाते हैं, तो ये रही हमारी पैडिंग की क्लासेस। अब देखो यहाँ पर पैडिंग की जो क्लासेस होती है ना, उसके अंदर क्या होता है कि पहले P लिखा होता है, और उसके बाद डैश करके यहाँ पर नंबर लिखा हुआ होता है। ओके, तो अब देखो यहाँ पर टेलविन के अंदर यहाँ पर क्लासेस के नाम के अंदर यहाँ पर जो नंबर यूज किए जाते हैं ना, तो वो यहाँ पर 4 पिक्सल के ऑर्डर के अंदर होते हैं। मतलब कि देखो, अगर यहाँ पर P1 लिखा हुआ होगा तो उसकी वैल्यू होगी यहाँ पर 4 पिक्सल। अगर यहाँ पर P2 लिखा हुआ होगा तो उसका मतलब होगा कि यहाँ पर 4x2, मतलब कि यहाँ पर 8 पिक्सल की यहाँ पर पैडिंग ऐड होगी। और अगर यहाँ पर P4 होगा तो यहाँ पर 4x4, तो यहाँ पर 16 पिक्सल की यहाँ पर पैडिंग ऐड होगी। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर ये 4-4 के ऑर्डर में वर्क करता है। अब यहाँ पर मार्जिन के केस में भी यही होता है। अगर हम यहाँ पर M5 को यूज करते हैं तो यहाँ पर 5x4, तो यहाँ पर 20 पिक्सल की यहाँ पर मार्जिन ऐड हो जाएगी। ओके, पर आपको यहाँ पर क्लासेस का नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको यहाँ पर क्लासेस का नाम याद नहीं रहता है तो आप यहाँ पर कस्टम वैल्यू को भी पास कर सकते हैं। अब देखो, अगर हम यहाँ पर P नाम की क्लास को यूज करते हैं तो क्या होगा कि यहाँ पर हमारी जो पैडिंग होगी ना, वो चारों तरफ से यहाँ पर ऐड होगी। ओके, अगर हम यहाँ पर PX को यूज करते हैं तो हमारी जो पैडिंग होगी ना, वो यहाँ पर लेफ्ट और राइट की तरफ यहाँ पर ऐड होगी। और अगर हम यहाँ पर PY को यूज करते हैं तो हमारी जो पैडिंग होगी ना, वो टॉप और बॉटम के ऊपर अप्लाई होगी। इसके साथ अगर आप यहाँ पर हर साइड के लिए यहाँ पर अलग अलग पैडिंग को ऐड करना चाहते हैं तो उसे भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर हर साइड के लिए यहाँ पर क्लासेस अवेलेबल है। मतलब कि देखो, अगर हमें यहाँ पर टॉप से पैडिंग को ऐड करना है तो हम यहाँ पर PT नाम की क्लास को यूज कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर राइट से ऐड करना है तो हम PR को यूज कर सकते हैं। सेम तरीके से अगर हमें यहाँ पर बॉटम के लिए ऐड करना है तो हम यहाँ पर PB को यूज कर सकते हैं। और अगर हमें यहाँ पर लेफ्ट के लिए यूज करना है तो हम यहाँ पर PL को यूज कर सकते हैं। और इसके साथ हम यहाँ पर कस्टम वैल्यू को भी पास कर सकते हैं। तो चलो अब इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो मैं यहाँ पर VS कोड के अंदर जाता हूँ, तो अब यहाँ पर मैं P टैग के ऊपर यहाँ पर पैडिंग को ऐड करता हूँ। अब देखो, अगर हमें यहाँ पर हर साइड के लिए यहाँ पर अलग अलग पैडिंग को ऐड करना है तो उसे हम यहाँ पर कस्टम वैल्यू को पास करके भी कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर मैं हर साइड के लिए यहाँ पर अलग अलग क्लास को यूज करने की जरूरत नहीं है। तो इसे मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो मैं क्या करना है कि हमें यहाँ पर P लिखना है, उसके बाद हमें यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है, और अब इसके अंदर हमें यहाँ पर 4 वैल्यू को पास करना है। और अब ये जो वैल्यू होगी ना, वो यहाँ पर क्लॉकवाइज यहाँ पर अप्लाई होगी। मतलब कि देखो, पहली वैल्यू हमारे टॉप के लिए अप्लाई होगी, दूसरी वैल्यू यहाँ पर राइट के लिए, तीसरी वैल्यू यहाँ पर बॉटम के लिए, और ये चौथी वैल्यू हमारे लेफ्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। और अगर हम यहाँ पर 2 ही वैल्यू को पास करेंगे तो पहली वैल्यू हमारी टॉप और बॉटम के लिए अप्लाई होगी, और जो दूसरी वैल्यू होगी ना, वो हमारे लेफ्ट और राइट के लिए यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। तो अब यहाँ पर मैं आपको 4 वैल्यू को पास करके दिखाता हूँ।
तो हमें क्या करना है कि पहले हमें यहाँ पर पहली वैल्यू को पास करना है, उसके बाद हमें यहाँ पर अंडरस्टूड बनाना है, उसके बाद अब हमें यहाँ पर दूसरी वैल्यू को पास करना है, तो ये मैं लिखता हूँ 10 पिक्सल। उसके बाद अब यहाँ पर अंडरस्टूड बनाना है और अब हमें यहाँ पर तीसरी वैल्यू को पास करना है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5 पिक्सल। और अब फिर से यहाँ पर अंडरस्टूड बना के हमें यहाँ पर चौथी वैल्यू को पास करना है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 10 पिक्सल। हम यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू को भी पास कर सकते हैं, जैसे कि मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 15 पिक्सल और जो लास्ट वाला है ना इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 20 पिक्सल। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पर हर साइड के लिए यहाँ पर कस्टम वैल्यू को पास कर सकते हैं। ओके, तो अब मैं इसे सेव करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो अब इसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। ओके, और अब हम यहाँ पर इंस्पेक्ट करते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारी पैडिंग ऐड हुई है या नहीं हुई है। ओके, तो मैं यहाँ पर नीचे की तरफ जाता हूँ और मैं इसके ऊपर यहाँ पर हवर करता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमारी पैडिंग यहाँ पर ऐड हो चुकी है, 5 पिक्सल, 10 पिक्सल, 15 पिक्सल और 20 पिक्सल। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पर कस्टम वैल्यू को भी पास कर सकते हैं और अगर हम चाहें तो हम यहाँ पर 2 वैल्यू को भी पास कर सकते हैं। जैसे कि मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं 4 वैल्यू को निकाल लेता हूँ और हम यहाँ पर 2 ही वैल्यू को रखते हैं। तो अब इससे क्या होगा कि जो हमारी पहली वैल्यू होगी ना वो हमारी टॉप और बॉटम के लिए यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी और जो दूसरी वैल्यू होगी ना वो यहाँ पर लेफ्ट और राइट के लिए यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। तो अब मैं इसे सेव करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर टॉप और बॉटम के अंदर 5 पिक्सल की और लेफ्ट और राइट के अंदर यहाँ पर 10 पिक्सल की यहाँ पर पैडिंग ऐड हो चुकी है। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पर कस्टम वैल्यू को पास कर सकते हैं। अब जिस तरीके से हम यहाँ पर पैडिंग के लिए क्लासेस अप्लाई करते हैं, इस तरीके से यहाँ पर मार्जिन के लिए भी यहाँ पर क्लासेस होती है। तो मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाता हूँ और अब हम यहाँ पर मार्जिन के बारे में बात करते हैं। अब जैसे हम यहाँ पर पैडिंग के लिए क्लासेस अप्लाई करते हैं, इसी तरीके से हम यहाँ पर मार्जिन के लिए भी क्लासेस को अप्लाई कर सकते हैं। बस इतना ही डिफरेंस है कि जो पी होगा ना वो यहाँ पर पैडिंग को ऐड करता है और जो एम होता है ना वो यहाँ पर मार्जिन को ऐड करता है। तो अब यहाँ से मार्जिन की भी यहाँ पर सभी क्लासेस को देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर एम ऑटो होता है, ये क्या करता है कि हमारी जो मार्जिन होती है ना उसे यहाँ पर ऑटो कर देता है। तो चलो वो हम यहाँ पर मार्जिन को भी अप्लाई करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पर वीएस कोड के अंदर जाता हूँ और अभी जो हमारा डिव है ना इसके ऊपर मैं यहाँ पर मार्जिन को ऐड करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एम ऑटो। ओके, तो अब इससे क्या होगा कि हमारा जो डिव होगा ना वो यहाँ पर हॉरिजॉन्टली अलाइन होकर सेंटर में आ जाएगा। तो अब मैं इसे सेव करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो मैं यहाँ पर कंसोल को क्लोज करता हूँ और इसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, तो देखो यहाँ पर हमारा जो डिव है ना वो यहाँ पर सेंटर में आ चुका है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मार्जिन की भी सभी क्लासेस को यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा टेलविन का लेक्चर 7 है और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लेक्स बॉक्स के रिलेटेड सभी क्लासेस के बारे में। तो अभी यहाँ पर मैं फोल्डर को ओपन करता हूँ जिसके अंदर हमने यहाँ पर टेलविन सीएसएस को सेटअप किया था। तो अभी तक आपने हमारे टेलविन के प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं टेलविन की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहां से उसे एक्सेस कर सकते हैं और इससे पहले वाले सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलो अब हम यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम यहाँ पर टेलविन सीएसएस को यूज कर रहे हैं। तो अब हमें इसका आउटपुट देखने के लिए हमें यहाँ पर एक कमांड को चलाना होता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर शॉर्टकट को बनाया था। तो चलो अब हम यहाँ पर इस कमांड को चलाते हैं। तो मैं यहाँ पर टर्मिनल को ओपन करता हूँ और अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ npm start। ओके, तो अब यहाँ पर हमारी जो कमांड होगी ना वो यहाँ पर चल जाएगी। तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और अब हम यहाँ पर HTML के अंदर जाते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक div बनाता हूँ। ओके, और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर एक और div बनाता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं कुछ स्टाइल को अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बिजी येलो। ओके, उसके बाद अब मैं यहाँ पर विड्थ की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 500 पिक्सल। उसके बाद अब मैं यहाँ पर हाइट की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 500 पिक्सल। इसके साथ हम यहाँ पर बॉर्डर को भी अप्लाई कर देते हैं और अब मैं इस div को यहाँ पर 2 बार कॉपी कर देता हूँ। ओके, अब मुझे क्या करना है कि हमारा जो पेरेंट डिव है ना इसके ऊपर मुझे यहाँ पर डिस्प्ले को फ्लेक्स करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर फ्लेक्स नाम की क्लास को ऐड करना है। तो अब इससे क्या होगा कि हमारा जो डिव होगा ना उसके ऊपर यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन को ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो भी यहाँ पर लेफ्ट साइड के अंदर में यहाँ पर फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी दिखाई देगी। तो मैं यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करता हूँ। तो देखो ये रही हमारी फ्लेक्स की क्लासेस। तो जब हम यहाँ पर फ्लेक्स नाम की क्लास को यूज करते हैं तो हमारा जो एलिमेंट होता है ना वो यहाँ पर फ्लेक्स बॉक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और अब हम यहाँ पर फ्लेक्स बॉक्स के सभी स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि देखो अगर हम यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट को यूज करना है तो उसके लिए भी यहाँ पर क्लासेस अवेलेबल है। अब देखो अगर हमें यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट को फ्लेक्स स्टार्ट करना है तो हम यहाँ पर जस्टिफाई स्टार्ट की क्लास को यूज कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर फ्लेक्स एंड करना है तो हम यहाँ पर जस्टिफाई एंड की क्लास को यूज कर सकते हैं। और अगर हमें यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर करना है तो हम यहाँ पर जस्टिफाई सेंटर नाम की क्लास को यूज कर सकते हैं। सेम तरीके से अगर हमें यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट को यहाँ पर स्पेस बिटवीन करना है
तो हम यहाँ पर जस्टिफाई बिटवीन की क्लास को यूज कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर स्पेस अराउंड करना है तो हम यहाँ पर जस्टिफाई अराउंड की क्लास को यूज कर सकते हैं। अब इस तरीके से यहाँ पर अलाइन आइटम के लिए भी यहाँ पर क्लासेस अवेलेबल है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि अगर हमें यहाँ पर अलाइन आइटम को फ्लैग स्टार्ट करना है तो हम यहाँ पर आइटम स्टार्ट नाम की क्लास को यूज कर सकते हैं। और अगर हमें यहाँ पर अलाइन आइटम को सेंटर करना है तो हम यहाँ पर आइटम सेंटर नाम की क्लास को यूज कर सकते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर काफी सारी क्लासेस अवेलेबल है, तो हम इन सभी को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं गैप के बारे में। अब यहाँ पर गैप की जो नंबर वाली क्लासेस होती है ना, वो यहाँ पर 4-4 के ऑर्डर में होती है। मतलब कि देखो, अगर हम यहाँ पर गैप 1 को यूज करेंगे तो उसका मतलब होगा यहाँ पर 4 पिक्सल। अगर हम यहाँ पर गैप 2 को यूज करेंगे तो 4x2, तो यहाँ पर 8 पिक्सल की यहाँ पर गैप ऐड होगी। और अगर हम यहाँ पर गैप 5 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 5x4, तो यहाँ पर 20 पिक्सल की यहाँ पर गैप ऐड हो जाएगी। और इसके साथ हम चाहे तो यहाँ पर कस्टम वैल्यू को भी पास कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें पहले यहाँ पर गैप लिखना है, उसके बाद हमें यहाँ पर डैश बनाना है, और अब हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारी वैल्यू को पास कर सकते हैं। तो चलो अब हम यहाँ पर इन सभी क्लासेस को हम यहाँ पर एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मैं यहाँ पर VS कोड के अंदर जाता हूँ। तो अब यहाँ पर हमने div को फ्लेक्स तो कर दिया है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर जस्टिफाई सेंटर की प्रॉपर्टी बनाता हूँ। उसके बाद अब मैं यहाँ पर गैप को ऐड करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5। ओके, अब इसके साथ मैं यहाँ पर इस div के ऊपर यहाँ पर मार्जिन की प्रॉपर्टी बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ मार्जिन ऑटो। ओके, अब इसके साथ हमने यहाँ पर इस div के ऊपर यहाँ पर विड्थ और हाइट को अप्लाई किया है ना, तो उसे मैं यहाँ पर थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ 200 पिक्सल। ओके, यहाँ पर भी कर देता हूँ, और मैं सभी जगह पे यहाँ पर 200 पिक्सल कर देता हूँ। हाइट को भी मैं यहाँ पर 200 पिक्सल कर देता हूँ। ओके, तो अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो मैं यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ, तो देखो यहाँ पर हमारे तीनों div यहाँ पर आ चुके हैं। और अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर टॉप से थोड़ी मार्जिन को ऐड करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं एम्प्टी की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5। ओके, अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो अब इसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पर हमारी मार्जिन भी ऐड हो चुकी है। तो अब इस तरीके से हम यहाँ पर फ्लेक्स बॉक्स की सभी क्लासेस को यूज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम टेलविन का प्रोजेक्ट 1 बनाने वाले हैं। तो इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं कि एक लेआउट को क्रिएट करने वाले हैं। तो इसे मैंने इंस्टाग्राम में पोस्ट कर दिया था, और अब जब भी मैं आपको कोई प्रोजेक्ट देता हूँ ना, तो उसे मैं इंस्टाग्राम में पोस्ट कर देता हूँ। तो अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर देना, जिससे कि आपको प्रोजेक्ट के रिलेटेड सभी अपडेट्स मिलती रहे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, तो अभी यहाँ पे मैंने पहले से फोल्डर को बना के रखा है, तो मैं इसे ओपन करता हूँ। तो इसके अंदर मैंने यहाँ पर टेलविन को सेटअप कर दिया है, और इसके साथ हमें यहाँ पर टेलविन का आउटपुट देखने के लिए हमें जो कमांड चलानी होती है ना, तो उसका मैंने यहाँ पर शॉर्टकट भी बना दिया है। तो इस तरीके का शॉर्टकट बनाने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें यहाँ पर पैकेट.json के अंदर जाना है, और हमें यहाँ पर स्क्रिप्ट नाम की की के अंदर हमें यहाँ पर की और वैल्यू की पेयर बनानी है। ये जो की होती है ना, उसका हम यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हैं, और उसकी जो वैल्यू होती है ना, उसके अंदर हमें यहाँ पर कमांड को पेस्ट कर देना है। ओके, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कमांड कौन सी है। तो हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर टेलविन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, उसके ऊपर हमें जाना है, और उसके बाद हमें यहाँ पर इंस्टॉलेशन के अंदर जाना है, और यहाँ पर हमें टेलविन CLI के अंदर जाना है। और अभी यहाँ पर ये तीसरी कमांड है ना, उसे हमें यहाँ पर चलाना होता है। इस कमांड को हम यहाँ पर जब तक नहीं चलाते तब तक हमें यहाँ पर आउटपुट देखने को नहीं मिलता है। ओके, तो हमें यहाँ पर इस कमांड को चलाना होता है। अब देखो, अगर आपको यहाँ पर टेलविन को कैसे सेटअप करते हैं उसके बारे में नहीं पता है, तो उसके ऊपर हमने यहाँ पर डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। तो उसे आप यहाँ पर टेलविन की जो प्लेलिस्ट है ना, उसके अंदर से यहाँ पर देख सकते हैं। टेलविन के प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलो अब हम यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलो अब मैं यहाँ पर लेआउट को ओपन करता हूँ। ओके, तो अब इसे बनाने के लिए मैं क्या करना होगा कि पहले मैं यहाँ पर एक div बनाना है, और अब इस div के अंदर मैं यहाँ पर 2 div बनाने हैं। पहले वाले div से हमारा ये पार्ट 1 बनेगा, और दूसरे वाले div से हमारा ये पार्ट 2 बनेगा। ओके, तो चलो पहले हम यहाँ पर इतना पार्ट बना देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक div बनाता हूँ। ओके, और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर 2 div बनाने हैं। अब देखो, जब भी हमें यहाँ पर div बनाने हैं और उसके अंदर हमें यहाँ पर क्लास को भी ऐड करना है, और उसके साथ हमें यहाँ पर मल्टीपल div बनाने हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पर एक शॉर्टकट को यूज कर सकते हैं। हमें क्या करना है कि पहले हमें यहाँ पर डॉट बनाना है, और अब यहाँ पर हम जितने div बनाना चाहते हैं उतने नंबर के साथ हमें यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट क्रॉस div। ओके, तो यहाँ पर क्लास के साथ हमारे 2 div क्रिएट हो जाएंगे। ओके, अब देखो, अब हमारा जो पार्ट 1 है ना, उसके अंदर में क्या करना है कि हमें यहाँ पर 2 div बनाने हैं। पहले की साइज है 300 क्रॉस 500, और दूसरे की साइज है यहाँ पर 300 क्रॉस 200। ओके, तो मैं क्या करता हूँ कि हमारे जो div है ना, इसके अंदर मैं यहाँ पर 2 div बनाता हूँ। तो मैं लिखता हूँ डॉट क्रॉस 2। ओके, और अब पहले के अंदर मैं लिखता हूँ 300 क्रॉस 500 पिक्सल। ओके, और दूसरे के अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ
300 क्रॉस 200 पिक्सल। और अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर स्टाइल को अप्लाई करते हैं। तो इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ W 300 पिक्सल। उसके बाद मैं यहाँ पर हाइट की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 500 पिक्सल। ओके। और अभी जो नीचे वाला डिव है ना, इसके अंदर मैं यहाँ पर विड्थ की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 300 पिक्सल। उसके बाद मैं यहाँ पर हाइट की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 200 पिक्सल। और अब हमें क्या करना है कि हमारे जो पेरेंट टैग है ना, उसके ऊपर हमें यहाँ पर डिस्प्ले को फ्लेक्स कर देना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ्लेक्स। इसके अंदर भी मैं यहाँ पर फ्लेक्स कर देता हूँ। ओके। इसके साथ हमें क्या करना होगा कि इसकी जो फ्लेक्स रिएक्शन होगी ना, उसे भी हमें यहाँ पर चेंज करना होगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ्लेक्स कॉल। ओके। और अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर कलर को अप्लाई करते हैं। तो पहले वाले डिव का कलर है यहाँ पर येलो और दूसरे वाले डिव का कलर है यहाँ पर ब्लू। ओके। तो मैं यहाँ पर क्लास को ऐड करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ BC येलो। ओके। और ये नीचे वाला डिव है ना, इसके अंदर मैं यहाँ पर BC को ऐड करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ ब्लू। हमें यहाँ पर इतना डार्क ब्लू नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर कलर को पिक कर देता हूँ। तो कुछ हम यहाँ पर इस टाइप का करते हैं। ओके। तो चलो अब हम इसका आउटपुट देखते हैं, पर इससे पहले मैं यहाँ पर कमांड को चलाना होगा। तो मैं यहाँ पर टर्मिनल को ओपन करता हूँ और अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ npm स्टार्ट। ओके। तो अब यहाँ पर हमारी जो कमांड थी ना, वो यहाँ पर चल जाएगी। ओके। तो अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो मैं यहाँ पर टर्मिनल को क्लोज करता हूँ। ओके। तो अब यहाँ पर हमें आउटपुट दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर पार्ट 1 को क्रिएट कर दिया है। तो चलो अब हम यहाँ पर पार्ट 2 को बनाते हैं। तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमारा जो पार्ट 2 वाला डिव है ना, उसके अंदर हमें यहाँ पर 2 डिव बनाने हैं। पहले वाले डिव से हमारा ये ऊपर वाला पार्ट बनेगा और दूसरे वाले डिव से हमारा ये नीचे वाला पार्ट बनेगा। ओके। और हम इन दोनों के अंदर में यहाँ पर 2-2 डिव बनाने हैं। पहले वाले डिव से हमारा ये वाला पार्ट बनेगा और दूसरे वाले डिव से हमारा ये वाला पार्ट बनेगा। सेम तरीके से यहाँ पर पहले वाले डिव से हमारा ये वाला पार्ट बनेगा और दूसरे वाले डिव से हमारा ये वाला पार्ट बनेगा। ओके। तो चलो अब हम इसे क्रिएट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ .cross2। ओके। और अब ये जो पहला वाला डिव है ना, उसके अंदर भी मैं यहाँ पर लिखता हूँ .cross2। ओके। सेम तरीके से यहाँ पर नीचे वाला डिव है ना, इसके अंदर भी मैं यहाँ पर लिखता हूँ .cross2। ओके। तो अब देखो, यहाँ पर हमारा जो पार्ट 2 है ना, इसका जो ऊपर वाला पार्ट है ना, उसके अंदर यहाँ पर 2 डिव है। पहले डिव की साइज है यहाँ पर 200 क्रॉस 450 और जो दूसरा डिव है ना, उसकी साइज है यहाँ पर 500 क्रॉस 450। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं इसे लिख देता हूँ। तो पहला वाला डिव है ना, इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 200 क्रॉस 450 पिक्सल। ओके। और अब ये दूसरा डिव है ना, इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 500 क्रॉस 450 पिक्सल। ओके। और अब हम यहाँ पर कलर को ऐड करते हैं। तो अब ये जो पहला वाला पार्ट है ना, उसका कलर है यहाँ पर पिंक टाइप और जो दूसरा डिव है ना, उसका कलर है यहाँ पर येलो। ओके। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं क्लास को ऐड करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ BC और इसके अंदर मैं लिखता हूँ पिंक। और अब यहाँ पे मैं विड्थ को ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 200 पिक्सल। और अब यहाँ पे मैं हाइट को ऐड करता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 450 पिक्सल। और अभी जो नीचे वाला डिव है ना, इसकी विड्थ है यहाँ पर 500 पिक्सल। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 500 पिक्सल। ओके। उसके बाद मैं यहाँ पर हाइट को ऐड करता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 450 पिक्सल। उसके बाद अब मैं यहाँ पर बैकग्राउंड को ऐड करता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ येलो। और अब ये जो पेरेंट है ना, उसके ऊपर मैं यहाँ पर डिस्प्ले को फ्लेक्स करना होगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ्लेक्स और इसके अंदर भी मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ्लेक्स। ओके। उसके साथ मैं यहाँ पर फ्लेक्स रिएक्शन को भी यहाँ पर चेंज करता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ फ्लेक्स कॉल। ओके। ओके। तो अब यहाँ पर हमने ऊपर वाला पार्ट बना दिया है। अब ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, इसके अंदर यहाँ पर 2 डिव है। पहला वाला जो डिव है ना, उसकी साइज है यहाँ पर 500 क्रॉस 250 पिक्सल और ये जो दूसरा वाला डिव है ना, उसकी साइज है यहाँ पर 200 क्रॉस 250 पिक्सल। ओके। तो चलो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं साइज को ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 500 क्रॉस 250 पिक्सल। ओके। और इस नीचे वाले डिव के अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 200 क्रॉस 250 पिक्सल। अब हम यहाँ पर स्टाइल को भी अप्लाई कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर विड्थ को ऐड करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 200 पिक्सल। अब मैं यहाँ पर हाइट को ऐड करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 250 पिक्सल। और अब इसका जो कलर है ना, वो यहाँ पर ब्लू टाइप है। तो मैं क्या करता हूँ कि हमने यहाँ पर ऊपर जो ब्लू कलर अप्लाई किया था ना, उसे मैं यहाँ पर यूज़ कर देता हूँ। ओके। तो मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ। ओके। और इसके अंदर हम यहाँ पर इसे लिख देते हैं। अब मैं यहाँ पर सुपर वायर डिव को स्टाइल करता हूँ। तो इसके अंदर मैं यहाँ पर विड्थ को ऐड करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 500 पिक्सल। उसके बाद अब मैं यहाँ पर हाइट को ऐड करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ 250 पिक्सल। और अब इसका जो कलर है ना, वो यहाँ पर रेड है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ BC रेड। ओके। अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो इसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। तो देखो यहाँ पर मैं आउटपुट दिखाई दे रहा है। पर देखो, अभी यहाँ पर हमारा जो डिव है ना, वो यहाँ पर नीचे की तरफ आ रहा है। ओके। तो इसे हम यहाँ पर फिक्स करते हैं। तो मैं क्या करना होगा कि यहाँ पर हमारा जो डिव है ना, इसके ऊपर हमें यहाँ पर फ्लेक्स को ऐड करना होगा। तो मैं इसे सेव करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारा लेआउट ठीक हो चुका है।
अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है ना उसे हम यहाँ पर स्टाइल करते हैं। पहले हम यहाँ पर किसी एक डिव के ऊपर स्टाइल को अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर सेम स्टाइल को हम सभी के ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो अब ये जो हमारा पहला वाला डिव है ना उसके ऊपर मैं यहाँ पर स्टाइल को अप्लाई करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेक्स्ट टू एक्सेल। ओके, अब मैं यहाँ पर फॉन्ट को बोल्ड कर देता हूँ। इसके साथ मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ्लेक्स, जस्टिफाई सेंटर और आइटम सेंटर। ओके, और अब इस सेम स्टाइल को हम यहाँ पर इन सभी के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। तो इसे मैं ऐसे कॉपी करता हूँ और अब हम इन सभी के ऊपर इसे अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर भी कर देता हूँ। ओके, सेम तरीके से इसके अंदर भी मैं यहाँ पर कर देता हूँ और ये जो हमारे नीचे वाले दो डिव है ना इसके अंदर भी हम यहाँ पर स्टाइल को अप्लाई कर देते हैं। तो अब इसे मैं यहाँ पर सेव करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। ओके, तो अब इस तरीके से हमने यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया है। तो ये हमारा टेलविन का लेक्चर 8 है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रिड बॉक्स की क्लासेस के बारे में। तो चलो अब मैं यहाँ पर फोल्डर को ओपन करता हूँ जिसके अंदर हमने यहाँ पर टेलविन सीएसएस को सेटअप किया था। अब देखो, अगर आपको यहाँ पर टेलविन सीएसएस को कैसे सेटअप करते हैं उसके बारे में नहीं पता है तो उसके ऊपर मैंने यहाँ पर एक डिटेल वीडियो बनाया था। तो अब यहाँ पर टेलविन की जो प्लेलिस्ट है ना उसके अंदर से उस वीडियो को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहां से उसे एक्सेस कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर हम टेलविन सीएसएस को यूज कर रहे हैं तो अब उसका आउटपुट देखने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें यहाँ पर एक कमांड को चलाना होता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक शॉर्टकट को बताया है। तो हमें क्या करना है कि हमें पहले यहाँ पर टर्मिनल को ओपन करना है। तो अब यहाँ पर हमें लिखना है npm और उसके बाद हमें यहाँ पर की का नाम लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टार्ट। ओके, तो अब यहाँ पर हमारी ये कमांड चल जाएगी। तो मैं यहाँ पर HTML के अंदर जाता हूँ और इस टर्मिनल को मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। तो चलो अब हम यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लेफ्ट साइड के अंदर यहाँ पर मैं ग्रिड की सभी क्लासेस दिखाई देगी। तो मैं यहाँ पर नीचे की तरफ जाता हूँ। तो ये रही हमारी सभी क्लासेस। तो देखो, जब भी हम यहाँ पर ग्रिड बॉक्स को यूज करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा कि हमारा जो पेरेंट टैग होगा ना उसके ऊपर हमें यहाँ पर ग्रिड नाम की क्लास को यूज करना होगा। उसके बाद ही हम यहाँ पर ग्रिड बॉक्स की सभी क्लासेस को यूज कर सकते हैं। ओके, तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम के बारे में। तो इसके लिए हमें यहाँ पर ग्रिड कॉलम और उसके बाद हमें यहाँ पर नंबर को पास करना होता है। हम यहाँ पर जितने नंबर को पास करते हैं उतने यहाँ पर एक कॉलम को क्रिएट करता है। और ये जो कॉलम को क्रिएट करेगा ना तो उन सभी की साइज यहाँ पर सेम होगी। और अगर हम यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू की कॉलम को क्रिएट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर कस्टम वैल्यू को भी पास कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर ग्रिड कॉल्स लिखना है। उसके बाद हमें यहाँ पर डैश बनाना है और अब हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारी वैल्यू को पास कर सकते हैं। और इसके अंदर हम यहाँ पर डिफरेंट साइज की यहाँ पर हम कॉलम को ऐड करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा कि हमें यहाँ पर मल्टीपल यहाँ पर वैल्यू को ऐड करना होगा। और यहाँ पर वैल्यू पास करने का तरीका क्या होता है कि हमें यहाँ पर पहले वैल्यू को पास करना है, उसके बाद हमें यहाँ पर अंडरस्कोर बनाना है और उसके बाद हमें यहाँ पर दूसरी वैल्यू को पास करना है। और इस तरीके से हम यहाँ पर जितनी भी वैल्यू को पास करना चाहते हैं तो उससे हमें यहाँ पर अंडरस्कोर लगा के हमें पास करना है। अब सेम तरीके से यहाँ पर ग्रिड टेम्पलेट रो के लिए भी यहाँ पर क्लासेस अवेलेबल है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमें यहाँ पर ग्रिड रो और उसके बाद हमें यहाँ पर नंबर को पास करना होता है। और हम यहाँ पर जितने नंबर को पास करते हैं उतने यहाँ पर रो को क्रिएट करता है। और ये जो यहाँ पर रो को क्रिएट करेगा तो उन सभी की साइज यहाँ पर सेम होगी। और अगर हम यहाँ पर डिफरेंट साइज की यहाँ पर रो को क्रिएट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर कस्टम वैल्यू को भी पास कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर ग्रेड कॉलम की यहाँ पर काफी सारी क्लासेस है। उसके बाद यहाँ पर ग्रेड रो की यहाँ पर क्लासेस है। तो आप इन सभी को यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद अब हम बात करते हैं गैप के बारे में। जैसे हम यहाँ पर फ्लेक्स बॉक्स के अंदर यहाँ पर गैप को यूज करते हैं उसी तरीके से हम यहाँ पर ग्रिड बॉक्स के अंदर भी हम यहाँ पर गैप को यूज कर सकते हैं। इसे हम यहाँ पर दोनों के अंदर यूज कर सकते हैं। फ्लेक्स बॉक्स के अंदर भी हम यहाँ पर गैप को यूज कर सकते हैं और ग्रिड बॉक्स के अंदर भी हम यहाँ पर गैप को यूज कर सकते हैं। हमारी क्लासेस यहाँ पर सेम ही होने वाली है। ओके, और अब इसके अलावा भी यहाँ पर काफी सारी क्लासेस है तो अब इन सभी को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलो अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर ग्रिड बॉक्स को यूज करके हम यहाँ पर एक लेआउट को क्रिएट करते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर सबसे नीचे यहाँ पर लिखता हूँ ग्रिड बॉक्स। ओके, और अब इसे मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ और अब यहाँ पर हम एक लेआउट को क्रिएट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक डी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ ग्रिड। ओके, उसके बाद अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ ग्रिड कॉलम 3। ओके, तो अब इससे क्या होगा कि यहाँ पर हमारी 3 कॉलम बनेगी। और अब यहाँ पर मैं इसके अंदर एक डी बनाता हूँ और यहाँ पर मैं स्टाइल को अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बीजी येलो और हम यहाँ पर बीजी येलो 200 को यूज करते हैं। ओके, उसके बाद अब मैं यहाँ पर हाइट को ऐड करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 200 पिक्सल। और अब इस लीव को हम यहाँ पर 8 बार कॉपी कर देते हैं। ओके,
1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो अब यहाँ पर 9 डिव यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे। और अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं गैप को ऐड करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ गैप 5। ओके, उसके बाद अब यहाँ पे मैं हाइट को ऑटो कर देता हूँ। अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो अब यहाँ पे मैं नीचे की तरफ जाता हूँ। ओके, तो देखो यहाँ पर हमारा लेआउट क्रिएट हो चुका है। तो देखो इसके अंदर यहाँ पर 3 कॉलम है और इसके अंदर मैं यहाँ पर गैप को ऐड किया था ना, तो वो भी यहाँ पर आ चुकी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ग्रिड बॉक्स को यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा टेलविन का लेक्चर 9 है और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मीडिया क्वेरी के बारे में। तो अब यहाँ पर टेलविन के अंदर मीडिया क्वेरी को अप्लाई करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका दिया होता है। तो आज के वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो अब मैं यहाँ पर फोल्डर को ओपन करता हूँ जिसके अंदर हमने यहाँ पर टेलविन सीएसएस को सेटअप किया था। तो अब टेलविन सीएसएस को कैसे सेटअप करते हैं, अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है तो उसके ऊपर मैंने यहाँ पर एक डिटेल वीडियो बनाया है। तो आप यहाँ पर टेलविन की जो प्लेलिस्ट है ना, उसके अंदर से उस वीडियो को देख सकते हैं। हमने यहाँ पर लेक्चर 2 के अंदर टेलविन सीएसएस को सेटअप किया था। ओके, तो मैं प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हैं और उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलो अब मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन को ओपन करता हूँ और अब यहाँ पर मैं लेफ्ट साइड के अंदर यहाँ पर मैं रिस्पॉन्सिव डिजाइन का ऑप्शन दिखाई देगा। तो मैं इसके अंदर जाना है। अब देखो यहाँ पर टेलविन के अंदर स्क्रीन को यहाँ पर 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहले स्क्रीन का नाम है SM। तो ये जो स्क्रीन है ना, वो यहाँ पर 640 पिक्सल से यहाँ पर स्टार्ट होती है और ये यहाँ पर 767 पिक्सल तक यहाँ पर होती है। और जैसे यहाँ पर 768 हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पर MD की स्क्रीन यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है और ये जो स्क्रीन होती है ना, वो यहाँ पर 1023 पिक्सल तक होती है। और जैसे यहाँ पर 1024 पिक्सल हो जाता है तो उसके बाद हमारी LG की स्क्रीन यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है और ये LG की स्क्रीन यहाँ पर 1279 पिक्सल तक होती है। और जैसे यहाँ पर 1280 पिक्सल हो जाता है तो उसके बाद हमारी XL की स्क्रीन यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। ओके, और ये जो एक्सेल की स्क्रीन होती है ना, वो यहाँ पर 1535 पिक्सल तक होती है। और जैसे यहाँ पर 1536 पिक्सल हो जाती है तो उसके बाद हमारी 2XL की स्क्रीन यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि हम यहाँ पर कोई स्पेसिफिक स्क्रीन के ऊपर हम यहाँ पर स्टाइल को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि पहले हमें यहाँ पर स्क्रीन का नाम लिखना है, उसके बाद हमें यहाँ पर कॉलन बनाना है और उसके बाद हमें यहाँ पर क्लास का नाम लिखना है। तो अब उस स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है तो उसके थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो यहाँ पर पहले लिखा है W16। तो अब ये जो स्टाइल है ना, वो यहाँ पर सभी स्क्रीन के ऊपर अप्लाई हो जाएगी और ये तब तक अप्लाई होगी जब तक यहाँ पर कोई स्पेसिफिक स्क्रीन को यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया होगा। जैसे कि देखो यहाँ पर लिखा है MD कॉलन और उसके बाद W32 को यूज किया गया है। तो अब इससे क्या होगा कि हमारी MD की जो स्क्रीन होगी ना, इसके ऊपर यहाँ पर स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। इनफैक्ट हमारे जो MD की स्क्रीन है ना, इससे आगे वाली सभी स्क्रीन के ऊपर हमारी स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। मतलब कि स्टाइल यहाँ पर MD और MD से आगे वाली सभी स्क्रीन के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। ओके, पर अब देखो अगर हम ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पर MD के बाद हम उसके आगे वाले जो स्क्रीन होती है ना, उसे भी यहाँ पर डिफाइन करके स्टाइल को अप्लाई कर देंगे, तो अब उस केस में यहाँ पर MD की जो स्टाइल होगी ना, वो आगे वाले सभी के ऊपर अप्लाई नहीं होगी। जैसे कि देखो इस एग्जाम्पल के अंदर यहाँ पर MD के बाद यहाँ पर LG के ऊपर भी यहाँ पर स्टाइल को अप्लाई किया गया है और यहाँ पर लिखा है LG कॉलन और W48। तो अब ये जो स्टाइल होगी ना, वो यहाँ पर LG के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। अब इसके साथ यहाँ पर LG से आगे वाली जो स्क्रीन है ना, इसके ऊपर भी यहाँ पर स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। तो अब ये तरीका होता है यहाँ पर मीडिया क्वेरी को अप्लाई करने का। हमें यहाँ पर क्या करना है कि पहले हमें यहाँ पर स्क्रीन का नाम लिखना है, उसके बाद हमें यहाँ पर कॉलन बनाना है और उसके बाद हमें यहाँ पर क्लास का नाम लिख देना है। तो उस स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। तो अब इतना आसान होता है यहाँ पर टेलविन सीएसएस को यूज करके यहाँ पर मीडिया क्वेरी को अप्लाई करना। इसलिए यहाँ पर टेलविन को यूज करके हम यहाँ पर बहुत ही फास्ट वे में हमारी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके साथ देखो अगर हम चाहे तो हम इन सभी स्क्रीन का नाम चेंज कर सकते हैं और इसके साथ हम इसकी वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं। तो अब ये करने के लिए हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर नीचे की तरफ जाना है। ओके, और अब देखो यहाँ पर कस्टमाइज योर थीम का ऑप्शन है। तो इसके अंदर से हमें यहाँ पर इस कोड को कॉपी करना है। ओके, तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अब ये जो कोड है ना, इसे हमें यहाँ पर input.css के अंदर लिखना है। तो मैं यहाँ पर input.css के अंदर जाता हूँ और हमें यहाँ पर इसे लिख देना है। ओके, और अब हम यहाँ पर स्क्रीन का नाम और उसकी वैल्यू को हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं और इसके साथ हम चाहे तो हम अपनी नई स्क्रीन को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर एक्सेस नाम की कोई स्क्रीन अवेलेबल नहीं है,
तो हम यहाँ पर इसे ऐड कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि पहले हमें यहाँ पर 2 डैश बनाने हैं, उसके बाद हमें यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लिखना है और उसके बाद हमें यहाँ पर डैश बना के हमारी जो स्क्रीन होगी ना उसका हमें नाम लिखना है। पहले मैं इन दोनों को यहाँ से निकाल लेता हूँ। ओके, हम इन्हें यहाँ पर चेंज नहीं करना चाहते, हम यहाँ पर एक नई स्क्रीन को ऐड करना चाहते हैं। और अब इसकी वैल्यू के अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 300 पिक्सल। ओके, हम यहाँ पर कोई भी यूनिट के अंदर हम यहाँ पर साइज को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर हमने स्क्रीन को अप्लाई कर दिया है, तो अब हम इसे भी यूज कर सकते हैं। पर अब देखो, अगर हम ऐसा करना चाहते हैं कि हमारी जो स्क्रीन है ना उन सभी की हम यहाँ पर वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पर नीचे की तरफ जाना है। ओके, तो अब इसके लिए हमें क्या करना है कि पहले हमें यहाँ पर इस कोड को यूज करना है। ओके, और हमें यहाँ पर स्टार के अंदर यहाँ पर हमें इनिशियल लिख देना है और अब इसके बाद हम यहाँ पर अपने स्क्रीन को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि देखो, यहाँ पर टैबलेट, लैपटॉप और डेस्कटॉप, यहाँ पर 3 स्क्रीन को क्रिएट किया गया है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अपनी स्क्रीन को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अब फिलहाल तो हम यहाँ पर टेलविन की जो स्क्रीन है ना उसे ही हम यहाँ पर यूज करते हैं। ओके, इसके साथ हमने यहाँ पर एक स्क्रीन को भी ऐड कर दिया था। तो चलो इसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मैं यहाँ पर एचटीएमएल के अंदर जाता हूँ। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं कमांड को चला देता हूँ जिससे कि हमें यहाँ पर टेलविन का आउटपुट दिखाई देगा। ओके, तो मैं यहाँ पर टर्मिनल को ओपन करता हूँ। तो मैंने क्या किया है कि हमें जो कमांड चलानी है ना उसका मैंने यहाँ पर शॉर्टकट बनाया है। तो मैं यहाँ पर पैकेट.json के अंदर जाना है और अब इसके अंदर हमें यहाँ पर स्क्रिप्ट की बनानी है और अब इसके अंदर हमें यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमें यहाँ पर की और वैल्यू को पास करना है। हम यहाँ पर की का नाम कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्टार्ट लिखा है और अब इसकी वैल्यू के अंदर मैंने यहाँ पर कमांड को पेस्ट कर दिया है। ओके, अब देखो, अगर आप यहाँ पर की का नाम यहाँ पर स्टार्ट की जगह पर कोई और लिखते हैं तो उस केस में आपको क्या करना है कि पहले आपको npm लिखना है, उसके बाद आपको रन लिखना है और उसके बाद आपको यहाँ पर की का नाम लिखना है। अगर आप यहाँ पर स्टार्ट की को यूज करते हैं तो आप यहाँ पर npm स्टार्ट करके डायरेक्टली इसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ npm स्टार्ट। ओके, तो अब यहाँ पर हमारी ये कमांड चल जाएगी। तो अब इसे मैं यहाँ पर क्लोज करता हूँ और अब मैं यहाँ पर HTML के अंदर जाता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं नीचे कमेंट बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ मीडिया क्वेरी। ओके, और इसे मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम एक डिव बनाते हैं और अब यहाँ पर हम स्टाइल को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैक्स विथ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 7 XL। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर बैकग्राउंड को ऐड करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड स्लेट और 200। ओके, तो इसे हम यहाँ पर यूज करते हैं। अब देखो, यहाँ पे मैंने MX विथ को यूज किया है ना, तो ये मैं यहाँ पर रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने में बहुत ही हेल्प करता है। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ कि हमने ऊपर यहाँ पर विथ को यूज किया है ना, तो उन सभी की जगह पर मैं यहाँ पर MX विथ को कर देता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर कंट्रोल F2 दबाता हूँ और अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ मैक्स। ओके, तो अब यहाँ पर हमारी मैक्स विथ यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर 2 बार ऐड हो चुकी है तो मैं इसे यहाँ से निकाल लेता हूँ। ओके, तो अब ये ठीक हो जाएगा। और अब मैं क्या करता हूँ कि हमारा ये जो डिव है ना इसके अंदर मैं यहाँ पर एक और डिव बनाता हूँ और अब हम यहाँ पर मीडिया क्वेरी को यूज करते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ एक्सेस। ओके, तो हमने यहाँ पर ये स्क्रीन को क्रिएट किया था। तो इसके अंदर मैं यहाँ पर विथ को अप्लाई करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 200 पिक्सल। उसके बाद अब यहाँ पर SM की स्क्रीन को यूज करता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर विथ को कर देता हूँ और 300 पिक्सल। उसके बाद अब मैं यहाँ पर LG की स्क्रीन को यूज करता हूँ और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर विथ को कर देता हूँ 400 पिक्सल। ओके, और अब मैं यहाँ पर हाइट को ऐड करता हूँ। तो हम यहाँ पर सेम ही हाइट को ऐड करते हैं। तो इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 200 पिक्सल। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर बैकग्राउंड को ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बीजी रेड और यहाँ पर मैं लिखता हूँ बीजी रेड 300। ओके, अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो मैं यहाँ पर कोलाई के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो हम यहाँ पर नीचे की तरफ जाते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर हमारा लेआउट आ चुका है। तो अब हम यहाँ पर इंस्पेक्ट करते हैं और इसे हम देखते हैं कि ये रिस्पॉन्सिव हुआ है या नहीं। तो देखो, अभी हम यहाँ पर 400 पिक्सल की यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर है। तो देखो, हमने यहाँ पर एक्सेस को यूज करके हमने यहाँ पर इस डिव की विड्थ को यहाँ पर 200 पिक्सल किया है। ओके, तो देखो यहाँ पर 200 पिक्सल हो चुका है। देखो यहाँ पर स्क्रीन की साइज यहाँ पर 400 पिक्सल है, तो ये यहाँ पर आधे पार्ट को यहाँ पर कवर कर रहा है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर स्क्रीन को बड़ा करता हूँ। तो हम यहाँ पर 600 तक करते हैं। तो देखो, जैसे यहाँ पर 640 हो गया तो हमारा जो डिव था ना उसकी विड्थ यहाँ पर इंक्रीज हो चुकी है, क्योंकि हमने यहाँ पर SM के ऊपर यहाँ पर विड्थ को हमने 300 पिक्सल किया है। ओके, तो अब यहाँ पर स्क्रीन को बड़ा करता हूँ और अब हम यहाँ पर 1024 के ऊपर ले जाते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर हमारा जो डिव था ना उसकी विड्थ यहाँ पर 400 पिक्सल हो चुकी है, क्योंकि हमने यहाँ पर LG के ऊपर हमने यहाँ पर विड्थ को 400 पिक्सल सेट किया है। ओके, तो अब इस तरीके से हम यहाँ पर मीडिया क्वेरी को यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा टेलविन का लेक्चर 10 है और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हवर की क्लासेस के बारे में और उसके बाद हम बात करने वाले हैं ट्रांजिशन की क्लासेस के बारे में।
ओके, तो चलो अब मैं यहाँ पर फ़ोल्डर को ओपन करता हूँ जिसके अंदर हमने यहाँ पर टेल्विन सीएसएस को सेटअप किया था। अब देखो, अगर आपको यहाँ पर टेल्विन सीएसएस को कैसे सेटअप करते हैं उसके बारे में नहीं पता है, तो उसके ऊपर हमने यहाँ पर डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। तो उसे आप टेल्विन सीएसएस की प्लेलिस्ट के अंदर से देख सकते हैं। हमने यहाँ पर लेक्चर 2 के अंदर टेल्विन के सेटअप की बात की थी। ओके, तो टेल्विन की प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जब हमें यहाँ पर हवर की क्लासेस को यूज़ करना है, तो हमें क्या करना होता है कि पहले हमें यहाँ पर हवर लिखना होता है। उसके बाद हमें यहाँ पर कॉलन बनाना है और अब हम यहाँ पर जो भी क्लास को यूज़ करेंगे, तो उसकी स्टाइल यहाँ पर हवर के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्या करता हूँ कि सबसे नीचे में यहाँ पर एक बटन बनाता हूँ। ओके, और अब इसके ऊपर हम यहाँ पर स्टाइल को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ W5। उसके बाद मैं यहाँ पर पैडिंग को ऐड करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ P2। उसके बाद अब हम यहाँ पर बॉर्डर को ऐड करते हैं। इसके साथ मैं यहाँ पर बॉर्डर रेडियस को भी ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ राउंडेड और हम यहाँ पर LG को यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद अब यहाँ पर बैकग्राउंड को ऐड करता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ रेड 500। ओके, और इस बटन के अंदर हम यहाँ पर लिखते हैं क्लिक हियर। ओके, अब देखो, अब हमें ऐसा करना है कि इस बटन के ऊपर हमें यहाँ पर हवर के ऊपर स्टाइल को अप्लाई करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, पहले हमें यहाँ पर हवर लिखना है। ओके, और उसके बाद हमें यहाँ पर कॉलम बनाना है और अब इसके ऊपर हम यहाँ पर जो भी क्लास को अप्लाई करेंगे ना, तो उसकी स्टाइल यहाँ पर हवर के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ BC रेड और हम यहाँ पर लिखते हैं 600। ओके, तो क्या होगा कि जब हम यहाँ पर हवर करेंगे ना, तब हमारा कलर यहाँ पर थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो चलो हम यहाँ पर कमांड को चला देते हैं और उसके बाद हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो मैं यहाँ पर टर्मिनल को ओपन करता हूँ और अब यहाँ पर मैंने कमांड को चलाने के लिए यहाँ पर शॉर्टकट बनाया था। तो जैसे हम यहाँ पर npm स्टार्ट लिखेंगे तो हमारी जो कमांड होगी ना, वो यहाँ पर चल जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ npm स्टार्ट। ओके, तो देखो यहाँ पर हमारी कमांड चल गई। तो मैं यहाँ पर HTML के अंदर जाते हैं और इसे मैं यहाँ पर सेव करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। यहाँ पर नीचे की तरफ जाता हूँ तो भी यहाँ पर विड्थ बहुत ही छोटी आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं विड्थ को बढ़ा देता हूँ। तो इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 80 पिक्सल। ओके, अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो इसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। ओके, तो अभी यहाँ पर हमारा बटन आ चुका है। तो अब हम यहाँ पर इसके ऊपर हवर करेंगे ना, तो देखो यहाँ पर इसका जो कलर है ना, वो यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर हवर के ऊपर स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो, हम चाहे तो हम यहाँ पर मल्टीपल क्लास को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि देखो, मैं क्या करना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं हवर के ऊपर जो टेक्स्ट का कलर है ना, उसे भी मैं यहाँ पर चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करना है कि मैं यहाँ पर लिखना है हवर और उसके बाद हमें यहाँ पर क्लास को ऐड कर देना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेक्स्ट वाइट। ओके, और अभी यहाँ पर बटन के अंदर का जो टेक्स्ट है ना, उसे मैं यहाँ पर थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर हियर यहाँ से निकाल देता हूँ। ओके, अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो अब क्या होगा कि जब हम यहाँ पर इस बटन के ऊपर हवर करेंगे, तो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जाएगा और इसके साथ यहाँ पर टेक्स्ट का कलर होगा ना, वो भी यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो अब इसके ऊपर मैं यहाँ पर हवर करता हूँ तो देखो, यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड भी चेंज हो रहा है और हमारा जो टेक्स्ट है ना, उसका कलर भी यहाँ पर चेंज हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पर हवर के ऊपर स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो चलो हम यहाँ पर आगे बात करते हैं। तो अब देखो, अगर आपको ऐसा करना है कि यहाँ पर कोई स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर अलग हवर की स्टाइल को अप्लाई करना है। जैसे कि देखो, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं कि हमारी एसएम की स्क्रीन के ऊपर हमारा जो बटन होगा ना, उसकी विड्थ यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी, तो वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि पहले हमें यहाँ पर स्क्रीन का नाम लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एसएम। ओके, और उसके बाद हमें यहाँ पर लिखना है हवर और उसके बाद हमें यहाँ पर क्लास को ऐड कर देना है। तो अभी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पर एसएम की स्क्रीन में हम यहाँ पर हवर के ऊपर हमारा जो बटन होगा ना, उसकी विड्थ को हम यहाँ पर 100 पिक्सल कर रहे हैं। ओके, तो अब ये जो हवर की स्टाइल होगी ना, वो यहाँ पर एसएम की स्क्रीन के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पर हर स्क्रीन के लिए यहाँ पर स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो अब ये थी हमारी हवर की क्लासेस। तो अब हम बात करते हैं ट्रांजिशन की क्लासेस के बारे में। ओके, तो अब मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाता हूँ और अब यहाँ पर मैं लेफ्ट साइड के अंदर में यहाँ पर ट्रांजिशन का ऑप्शन दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पर नीचे की तरफ जाता हूँ। ओके, तो देखो ये रहा हमारा ट्रांजिशन का ऑप्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज के बारे में। अब देखो, अगर हम यहाँ पर सभी प्रॉपर्टी के ऊपर हम यहाँ पर ट्रांजिशन को अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर ट्रांजिशन ऑल की क्लास को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर हम यहाँ पर ट्रांजिशन को अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर क्लासेस अवेलेबल है। जैसे कि देखो, यहाँ पर ट्रांजिशन कलर नाम की क्लासेस है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर हमारी कलर के रिलेटेड यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टीज होगी ना, उन सभी के ऊपर यहाँ पर ट्रांजिशन अप्लाई हो जाएगा।
जैसे कि देखो यहाँ पर टेक्स्ट का कलर होता है, उसके बाद बैकग्राउंड कलर होता है, बॉर्डर का कलर होता है। तो इन सभी के ऊपर यहाँ पर हमारी ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद अब हम बात करते हैं ट्रांजिशन ड्यूरेशन के बारे में। तो अब इसे अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होता है कि पहले हमें यहाँ पर ड्यूरेशन लिखना है और उसके बाद हमें यहाँ पर नंबर के अंदर वैल्यू को पास करना होता है। अब देखो यहाँ पर जो नंबर के अंदर वैल्यू को पास किया गया है ना, वो यहाँ पर मिली सेकेंड के अंदर पास किया गया है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर नीचे एग्जाम्पल है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो जैसे कि देखो यहाँ पर ड्यूरेशन 150 नाम की क्लास है। तो अब इससे क्या होगा कि यहाँ पर हमारा जो ट्रांजिशन होगा ना, वो यहाँ पर 150 मिली सेकेंड तक यहाँ पर चलेगा। तो देखो मैं यहाँ पर इसके ऊपर हवर करता हूँ। तो देखो कि यहाँ पर 150 मिली सेकेंड तक यहाँ पर चल रहा है। ओके, सेम तरीके से यहाँ पर ड्यूरेशन 300 है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर हमारा जो ट्रांजिशन होगा ना, तो यहाँ पर 300 मिली सेकेंड तक यहाँ पर चलेगा। तो देखो मैं इसके ऊपर हवर करता हूँ। तो देखो ये 300 मिली सेकेंड तक यहाँ पर चल रहा है। ओके, तो अब इस तरीके से हम यहाँ पर ड्यूरेशन की क्लासेस को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो अगर हम चाहें तो हम यहाँ पर कस्टम वैल्यू को भी पास कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि पहले हम यहाँ पर ड्यूरेशन लिखना है, उसके बाद हमें यहाँ पर डैश बनाना है और अब हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारी वैल्यू को पास कर सकते हैं। सेम तरीके से यहाँ पर ट्रांजिशन डिले के लिए भी यहाँ पर क्लासेस अवेलेबल है। तो इसके अंदर भी यहाँ पर सेम ही होता है। यहाँ पर जो क्लासेस होती है ना, उसके अंदर यहाँ पर पहले डिले लिखा हुआ होता है और उसके बाद यहाँ पर ये नंबर होता है। पर जो नंबर होता है ना, वो यहाँ पर मिली सेकेंड के अंदर होता है। तो देखो यहाँ पर नीचे एग्जांपल दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर एक डिले 150, उसके बाद डिले 300, डिले 700। तो इस तरीके से यहाँ पर मिली सेकेंड के अंदर यहाँ पर वैल्यू को पास किया गया है। और अगर हम चाहें तो हम यहाँ पर कस्टम वैल्यू को भी पास कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर डिले लिखना है, उसके बाद हमें यहाँ पर डैश बनाना है और अब हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारी वैल्यू को पास कर सकते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन के बारे में। तो देखो इसके लिए भी यहाँ पर क्लासेस अवेलेबल है। जैसे कि देखो यहाँ पर इजी ने, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन की जो वैल्यू होगी ना, वो यहाँ पर इज इन हो जाएगी। मतलब कि यहाँ पर जो वैल्यू होती है ना, उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लास का नाम दिया हुआ है। जैसे कि देखो अगर हमें यहाँ पर इज आउट करना है तो हम यहाँ पर इज आउट नाम की क्लास को यूज कर सकते हैं। सेम तरीके से हम यहाँ पर इज इन आउट नाम की क्लास को यूज कर सकते हैं। ओके, तो अब इस तरीके से यहाँ पर काफी सारी क्लासेस अवेलेबल है। तो अब इस तरीके से हम यहाँ पर ट्रांजिशन की क्लासेस को भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलो अब मैं यहाँ पर वीएस कोड के अंदर जाता हूँ और अब इस बटन के ऊपर हम यहाँ पर ट्रांजिशन की क्लासेस को यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ट्रांजिशन। ओके, ट्रांजिशन ऑल। तो उसके बाद हम यहाँ पर ड्यूरेशन को पास करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ड्यूरेशन 200। और ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन के अंदर हम यहाँ पर लिखते हैं इज इन। और अब मैं यहाँ पर डिले को ऐड करता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिले 100। ओके, अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो अब इसके ऊपर हम यहाँ पर हवर करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारी सभी स्टाइल यहाँ पर अप्लाई हो रही है। अब देखो यहाँ पर बटन की साइज यहाँ पर इंक्रीज क्यों हो रही है। तो देखो, तो यहाँ पर हमने क्या किया था कि एसएम की स्क्रीन के अंदर हमने यहाँ पर हवर के ऊपर विड्थ को हमने यहाँ पर 100 पिक्सल कर दिया था। और मैंने आपको बताया था कि अगर हम यहाँ पर स्क्रीन को यूज़ करते हैं और अब उसके आगे वाले स्क्रीन को हम यहाँ पर यूज़ नहीं करते, तो इस स्क्रीन से हमारी आगे वाली जो सब स्क्रीन होती है ना, उसके ऊपर यहाँ पर स्टाइल अप्लाई हो जाती है। मतलब कि देखो अब हमने यहाँ पर एसएम के ऊपर स्टाइल को अप्लाई किया है ना, तो अब ये जो स्टाइल होगी ना, वो यहाँ पर इससे ऊपर वाली जो सब स्क्रीन होगी ना, उन सभी के ऊपर यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर एमडी के ऊपर अप्लाई हो जाएगी, एलजी के ऊपर अप्लाई हो जाएगी और एक्सेल के ऊपर भी यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। ओके, तो अब ये था हमारा आज का वीडियो और ये हमारा टेलविन का लास्ट वीडियो होने वाला है। अब देखो यहाँ पर हमने टेलविन की यहाँ पर काफ़ी सारी क्लास को यहाँ पर कवर किया है, पर इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी क्लासेस है। तो अब आपको यह करना है कि यहाँ पर ये जो सभी क्लासेस है ना, उस सभी को आप यहाँ पर खुद से यहाँ पर ट्राई करके देख सकते हैं। हेलो गाइस, तो आज के वीडियो में हम टेलविन का प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं कि हम यहाँ पर टेलविन को यूज़ करके हम यहाँ पर नेटफ्लिक्स का हीरो सेक्शन बनाने वाले हैं। ओके, तो अब इसे मैंने इंस्टाग्राम में पोस्ट कर दिया था और अब जब भी मैं आपको कोई प्रोजेक्ट देता हूँ ना, तो उसे मैं इंस्टाग्राम में पोस्ट कर देता हूँ। तो प्रोजेक्ट्स के अपडेट के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। तो चलो अब हम यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर पहले से फोल्डर को बना के रखा है और इसके अंदर मैंने यहाँ पर टेलविन सीएसएस को सेटअप भी कर दिया है। ओके, तो मैं इस फोल्डर को यहाँ पर ओपन करता हूँ। अब देखो अगर आपको यहाँ पर टेलविन सीएसएस को कैसे सेटअप करते हैं उसके बारे में नहीं पता है, तो उसके ऊपर हमने यहाँ पर डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। तो उसे आप यहाँ पर टेलविन की जो प्लेलिस्ट है ना, उसके अंदर से देख सकते हैं। हमने यहाँ पर लेक्चर 2 के अंदर हमने यहाँ पर टेलविन सीएसएस को कैसे सेटअप करते हैं उसके बारे में हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था। ओके, तो मैं यहाँ पर टेलविन सीएसएस की प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, अब देखो जब हम यहाँ पर टेलविन को यूज़ करते हैं ना, तो हमें इसका आउटपुट देखने के लिए हमें यहाँ पर एक कमांड को चलाना होता है।
तो मैं यहाँ पर टेलविन के ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करता हूँ। ओके, तो हम यहाँ पर जाते हैं। तो देखो यहाँ पर ये वाली कमांड है ना, उसे हमें यहाँ पर चलाना होता है। उसे मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। ओके, और हमें ये लाइन बार बार चलानी होती है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पर एक शॉर्टकट को यूज़ कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि पहले हमें यहाँ पर पैकेज डॉट जेसन के अंदर जाना है। और अब ये जो पैकेज डॉट जेसन होती है ना, इसके अंदर जो कोड होता है ना, वो यहाँ पर जेसन के फॉर्मेट में होता है। और ये जेसन होता है ना, वो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट या ऑब्जेक्ट की तरह दिखता है। ओके, पर इसके अंदर डिफरेंस क्या होता है कि हम यहाँ पर जो भी की बनाते हैं ना, उसे हमें यहाँ पर कोटेशन मार्क के अंदर लिखना होता है। और इसके साथ हम यहाँ पर वैल्यू को पास करते हैं ना, तो उसे भी हमें यहाँ पर कोटेशन मार्क के अंदर लिखना होता है। ओके, तो अब इसके अंदर हमें क्या करना है कि पहले हमें यहाँ पर एक कॉमा बनाना है। और अब हमें यहाँ पर स्क्रिप्ट नाम की यहाँ पर हमें की बनानी है। ओके, और अब इसके अंदर हमें यहाँ पर की और वैल्यू की पेयर बनानी है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टार्ट। ओके, और अब इसकी वैल्यू के अंदर हमें यहाँ पर इस कमांड को पेस्ट कर देना है। ओके, अब हमने यहाँ पर इस कमांड को पेस्ट कर दिया, तो अब हमें इसे चलाना होगा। तो हमें क्या करना होगा कि पहले हमें यहाँ पर npm लिखना होगा, और उसके बाद हमें यहाँ पर की का नाम लिखना है। तो इस केस में हमें क्या लिखना होगा, npm स्टार्ट। तो हमारी जो कमांड होगी ना, वो यहाँ पर चल जाएगी। अब देखो, ये जो की का नाम है ना, वो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। पर देखो, अगर आप यहाँ पर स्टार्ट की जगह पर कोई और की का नाम यूज करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि इसे रन करने के लिए आपको क्या करना होगा कि पहले आपको यहाँ पर npm लिखना है, उसके बाद रन लिखना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर की का नाम लिखना होता है। ओके, तो हम यहाँ पर स्टार्ट नाम की को यूज कर रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा कि हमें यहाँ पर npm स्टार्ट ही लिखना होगा। तो यहाँ पर हमारी जो कमांड होगी ना, वो यहाँ पर चल जाएगी। तो मैं यहाँ पर टर्मिनल को ओपन करता हूँ, तो कंट्रोल शिफ्ट बैकटिक, और अब यहाँ पर हमें लिखना है npm स्टार्ट। ओके, तो देखो यहाँ पर हमारी जो कमांड होगी ना, वो यहाँ पर चल जाएगी। तो मैं इसे यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ, और अब हम यहाँ पर HTML के अंदर जाते हैं। तो चलो अब हम यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं नेटफ्लिक्स को ओपन करता हूँ। ओके, तो हम यहाँ पर इसका हीरो सेक्शन बनाने वाले हैं। ओके, तो मैं क्या करता हूँ कि पहले मैं यहाँ पर एक मेन बनाता हूँ। ओके, और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर एक डी बनाता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डब्ल्यू फुल। ओके, इसके साथ मैं यहाँ पर लिखता हूँ हाइट स्क्रीन। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर बैकग्राउंड को ऐड करते हैं। अब देखो, यहाँ पर हमें इमेज को ऐड करना है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर बैकग्राउंड को भी यूज कर सकते हैं। और इसके साथ हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पर इस div के अंदर यहाँ पर हम एक इमेज टैग बना सकते हैं, और इसके अंदर हम यहाँ पर इमेज को पास कर सकते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर दो इमेज तो देखो यहाँ पर मैंने तो देखो यहाँ पर मैंने दो इमेज को डाउन तो देखो यहाँ पे मैंने दो इमेज को डाउनलोड करके यहाँ पे मैंने एसआरसी के फोल्डर के अंदर सेव कर दिया है। ओके, मैंने यहाँ पर एसआरसी के अंदर यहाँ पर इमेज का फोल्डर बनाया है, और इसके अंदर मैंने यहाँ पर दोनों इमेज को सेव कर दिया है। तो अब इसे लगाने के लिए मैं क्या करना होगा कि पहले मैं यहाँ पर स्लैश लगाना है, उसके बाद हमें यहाँ पर एसआरसी के अंदर जाना है, और उसके बाद हमें यहाँ पर इमेज के अंदर जाना है, और यहाँ से हमें इमेज को सिलेक्ट कर देना है। इसके साथ हमें क्या करना होगा कि इसके अंदर हमें यहाँ पर क्लास को ऐड करना होगा, और यहाँ पर हमें लिखना होगा डब्ल्यू फुल। ओके, अब इसे सेव करते हैं, और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारी इमेज आ चुकी है। पर देखो, ये जो इमेज है ना, वो यहाँ पर बहुत ही बड़ी आ रही है। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर ये जो हमारा div है ना, इसके अंदर हमें यहाँ पर बैकग्राउंड को ऐड करना है, और यहाँ पर हमें लिखना है URL, और इसके अंदर हमें यहाँ पर URL को पास कर देना है। तो यहाँ से मैं URL को कॉपी कर देता हूँ। ओके, और इसके अंदर हम यहाँ पर URL को पास कर देते हैं। तो हमें याद रखना है कि हमें यहाँ पर कोटेशन मार्क भी बनाने होंगे। ओके, उसके बाद हमें यहाँ पर इसे पास करना है। तो मतलब कि यहाँ पर एक तरीका है कि हम यहाँ पर इमेज टैग को यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है कि हम यहाँ पर div के अंदर हम यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज को ऐड कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ से इमेज टैग को निकाल देता हूँ। इसके अंदर हमें बैकग्राउंड को कवर भी करना होगा। अब मैं लिखता हूँ निजी कवर। ओके, तो अब हमारी इमेज यहाँ पर ठीक से आ जाएगी। तो अब मैं इसे सेव करता हूँ, और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो अब इसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पर हमारी इमेज ठीक से आ रही है, और ये यहाँ पर हमारा जो div है ना, उसे यहाँ पर कंप्लीटली कवर कर रही है। तो चलो अब हम आगे बात करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर मेन के अंदर यहाँ पर एक div बनाते हैं। तो इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ डब्ल्यू फुल और एच स्क्रीन। ओके, उसके बाद अब हमें क्या करना है, इसकी पोजीशन को हमें यहाँ पर फिक्स कर देना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फिक्सेड। ओके, और अब मैं यहाँ पर बैकग्राउंड को ऐड करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बिजी, और उसके बाद हम यहाँ पर RGB मेथड को यूज करते हैं। ओके, RGBA, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0,0,0, और 0.7। ओके, तो अब इससे हमारा ब्लैक ओवरले क्रिएट हो जाएगा। इसके साथ हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर हमें टॉप से इसे यहाँ पर 0 करना होगा। तो मैं लिखता हूँ टॉप 3। तो इसे सेव करते हैं, और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे रिफ्रेश करता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमारा ओवरले यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। ओके,
अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर हेडर को क्रिएट करते हैं। तो हमें यहाँ पर लोगो को लगाना है और उसके बाद हमें यहाँ पर इस दो बटन को ऐड करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर हमारा जो div है ना, इसके अंदर मैं यहाँ पर एक हेडर टैग बनाता हूँ। ओके, और अब इसके अंदर हम यहाँ पर दो div बनाते हैं। पहले वाले div के अंदर मैं यहाँ पर एक इमेज टैग बना देता हूँ और यहाँ पर हम लोगों को इंसर्ट करते हैं। ओके, तो हमें यहाँ पर SRC के अंदर जाना है, उसके बाद हमें यहाँ पर इमेज के अंदर जाना है और इसके अंदर से हमें यहाँ पर लोगों को सिलेक्ट कर देना है। अब हम यहाँ पर विड्थ को ऐड करते हैं, तो मैं लिखता हूँ W 180 पिक्सल और इस इमेज के अंदर भी हम यहाँ पर क्लास को ऐड करते हैं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ W फुल। इसके साथ हमारा जो हेडर है ना, इसके अंदर मैं यहाँ पर विड्थ को ऐड करना है और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 580 पिक्सल और यहाँ पर मैं मार्जिन को ऑटो कर देता हूँ। तो अब इसका हम आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा जो लोगो है ना, वो यहाँ पर आ चुका है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो साइन इन का बटन है ना, उसे हम यहाँ पर ऐड करते हैं और इसके साथ यहाँ पर जो सिलेक्ट वाला है ना, इसे भी हम यहाँ पर ऐड करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि हमने यहाँ पर एक डी बनाया है ना, इसके अंदर मैं यहाँ पर एक सिलेक्ट टैग बनाता हूँ। ओके, हमें यहाँ पर सिलेक्ट टैग बनाना है। मैं यहाँ से नेम और आईडी को निकाल देता हूँ और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर ऑप्शन टैग बनाने हैं। ओके, और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखना है इंग्लिश और हमें यहाँ पर टैग के बीच में भी इसे लिखना होगा। ओके, तो हम यहाँ पर इसके अंदर भी लिख देते हैं। उसके बाद अब मैं यहाँ पर एक और ऑप्शन बनाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हिंदी। इसकी वैल्यू के अंदर भी हम यहाँ पर हिंदी लिख देते हैं। ओके, अब इसके साथ हमें क्या करना होगा कि हमने यहाँ पर हेडर बनाया है ना, तो इससे हमें यहाँ पर फ्लेक्स करना होगा। ओके, और हम यहाँ पर जस्टिफाई बिटवीन कर देते हैं और इसके साथ हम यहाँ पर आइटम को सेंटर कर देते हैं। अब इसके बाद हमारा जो सेक्शन टैग है ना, इसके अंदर हम यहाँ पर क्लास को ऐड करते हैं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ विथ 150 पिक्सल। इसके साथ हम यहाँ पर टेक्स्ट को यहाँ पर हम वाइट कर देते हैं। ओके, और हम यहाँ पर बॉर्डर को भी ऐड कर देते हैं और हम यहाँ पर बॉर्डर रेडियस को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ राउंडेड और इसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं SF और यहाँ पर मैं थोड़ी पैडिंग को ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ P2। अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो इसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमारा सेक्शन टैग आ चुका है और इसके अंदर यहाँ पर ऑप्शन भी आ रहा है। और देखो यहाँ पर जो ऑप्शन है ना, उसका कलर यहाँ पर वाइट है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर जो ऑप्शन टैग है ना, इसके अंदर मैं यहाँ पर क्लास को ऐड कर देता हूँ। ओके, हम यहाँ पर दोनों के अंदर यहाँ पर क्लास को ऐड करते हैं और यहाँ पर लिखता हूँ टेक्स्ट ब्लैक। ओके, तो उसका जो टेक्स्ट होगा ना, वो यहाँ पर ब्लैक हो जाएगा। तो अब इसे सेव करते हैं और अब हम देखते हैं कि तो पहले मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ। तो देखो अब इसका टेक्स्ट यहाँ पर ब्लैक हो चुका है। अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर बटन को क्रिएट करते हैं। तो अभी जो सेक्शन टैग है ना, उसके बाद मैं यहाँ पर एक बटन बनाता हूँ और इसके अंदर हम यहाँ पर लिखते हैं साइन इन। अब इसके अंदर हम यहाँ पर क्लास को ऐड कर देते हैं और इसके अंदर हम यहाँ पर बॉर्डर और बॉर्डर रेडियस को ऐड कर देते हैं। तो ऊपर वाला मैं यहाँ पर कॉपी करके यूज़ कर देता हूँ। ओके, इसके साथ हम यहाँ पर पैडिंग को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ P2 और अब हम यहाँ पर कलर को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेक्स्ट वाइट। ओके, और उसके बाद मैं यहाँ पर BG को कर देता हूँ यहाँ पर रेड और 600। ओके, हमें यहाँ पर बटन के अंदर यहाँ पर बॉर्डर की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे यहाँ से निकाल देता हूँ। ओके, अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमारा बटन भी आ चुका है, पर इसके बीच में यहाँ पर थोड़ी स्पेस कम है, तो मैं यहाँ पर थोड़ी स्पेस को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो बटन है ना, उसके ऊपर मैं यहाँ पर ML को ऐड करता हूँ, मतलब कि मार्जिन लेफ्ट। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ समथिंग कॉल क्लिप। अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। ओके, तो इसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पर स्पेस भी यहाँ पर ठीक से आ चुकी है। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो सेंटर वाला पार्ट है ना, उसे हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो यहाँ से मैं टेक्स्ट को कॉपी कर देता हूँ। ओके, और अब हम क्या करते हैं कि हमने यहाँ पर हेडर बनाया है ना, उसके बाद मैं यहाँ पर एक डी बनाता हूँ और इसके अंदर हम यहाँ पर टेक्स्ट को पुट कर देते हैं। ओके, अब देखो ये जो हमारा पहला वाला है ना, इसे हमें यहाँ पर H1 टैग के अंदर लिखना है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं एक H1 टैग बना देता हूँ। ओके, और इसके अंदर हम यहाँ पर इसे पुट कर देते हैं और अब ये नीचे वाला टेक्स्ट है ना, उसे मैं यहाँ पर H3 के अंदर हम यहाँ पर पास करते हैं। ओके, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर H3 बनाता हूँ। ओके, और इसके अंदर हम यहाँ पर इसे पास कर देते हैं और अभी लास्ट वाला टेक्स्ट है ना, उसे हम यहाँ पर पी टैग के अंदर पास करते हैं। ओके, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक पी टैग बनाता हूँ और इसके अंदर हम यहाँ पर इसे पास कर देते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर जो div है ना, इसे मैं यहाँ पर फ्लेक्स कर देता हूँ। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर डायरेक्शन को भी चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ फ्लेक्स कॉल और हम यहाँ पर कैप को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर लिखता हूँ कैप 5 और अब हम यहाँ पर H1 को स्टाइल करते हैं। तो यहाँ पर लिखता हूँ टेक्स्ट, हम यहाँ पर 6XL को यूज़ करते हैं। ओके, और इसके साथ हम यहाँ पर फॉन्ट को बोल्ड कर देते हैं। ओके, और अब ये जो H3 है ना, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर टेक्स्ट 3XL को यूज़ करते हैं। ओके, और इसके साथ हम यहाँ पर फॉन्ट को बोल्ड कर देते हैं। अब ये जो नीचे वाला पी टैग है ना, इसके अंदर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं टेक्स्ट 2XL। अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ
तो देखो यहाँ पर हमारा आउटपुट आ रहा है, पर इसका जो कलर है ना वो यहाँ पर ब्लैक है। तो मैं क्या करता हूँ कि अब इसका कलर चेंज करता हूँ। तो हम यहाँ पर इस डिव के ऊपर ही हम यहाँ पर टेक्स्ट वाइट को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखता हूँ टेक्स्ट वाइट। अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे ठीक आ चुका है। पर देखो ये जो हमारा H1 का टेक्स्ट है ना, उसे देखो ये यहाँ पर टीवी के बाद यहाँ पर ब्रेक हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो टीवी लिखा है ना, उसके बाद हम यहाँ पर BR टैग को यूज कर सकते हैं। ओके, और इसके साथ हमें क्या करना होगा कि इसके बाद हमें यहाँ पर विड्थ को ऐड करना होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1280 पिक्सल। उसके बाद मैं यहाँ पर मार्जिन को ऑटो कर देता हूँ और इसके साथ हम यहाँ पर टॉप से मार्जिन को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ empty और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 150 पिक्सल। अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। ओके, तो इसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं जो भी स्टाइल अप्लाई की थी ना वो यहाँ पर आ चुकी है। और हमने यहाँ पर टीवी के बाद हमने यहाँ पर टेक्स्ट को ब्रेक किया था ना, तो वो भी यहाँ पर ब्रेक हो चुका है। पर देखो अभी हमारा जो कंटेंट है ना वो यहाँ पर लेफ्ट की तरफ आ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि इसे हम यहाँ पर सेंटर कर देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं आइटम सेंटर को यूज़ करता हूँ। ओके, तो अब हमारा जो टेक्स्ट होगा ना वो यहाँ पर सेंटर में आ जाएगा। और अब हमने यहाँ पर H3 को बनाया है ना, तो उसका मैं टेक्स्ट यहाँ पर थोड़ा छोटा करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2XL और ये जो हमारा पे टैग है ना उसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ XL। ओके, अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे रिफ्रेश करता हूँ। ओके, तो अभी यहाँ पर हमारी सभी चीज़ें यहाँ पर ठीक से आ रही है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो इनपुट फील्ड है और ये जो बटन है ना उसे हम यहाँ पर ऐड करते हैं। और इसके साथ यहाँ पर ये जो पी टैग है ना उसके बीच में यहाँ पर थोड़ी स्पेस ज़्यादा है, तो उसे भी हम यहाँ पर ऐड करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जो हमारा पी टैग है ना इसके बाद मैं यहाँ पर एम्प्टी को ऐड करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ MT5। ओके, और अब इस पी टैग के बाद मैं यहाँ पर एक फॉर्म टैग बनाता हूँ। ओके, मैं यहाँ पर एक्शन के एट्रीब्यूट यहाँ से निकाल लेता हूँ और अब इस फॉर्म के अंदर मैं यहाँ पर एक इनपुट टैग बनाता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर एक बटन बनाता हूँ। ओके, और ये जो इनपुट है ना उसका मैं यहाँ पर टाइप चेंज करता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ईमेल और यहाँ पर मैं नेम और आईडी को यहाँ से निकाल देता हूँ। ओके, और अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर क्लास को ऐड करते हैं। तो इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ P3 और इसके साथ हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर विड्थ को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 350 पिक्सल। और अभी जो हमारा बटन है ना उसके अंदर मैं यहाँ पर लिखना है गेट स्टार्टेड। ओके, और हम यहाँ पर बटन के ऊपर भी हम यहाँ पर क्लास को ऐड कर देते हैं। तो इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ P3। उसके बाद अब मैं यहाँ पर बैकग्राउंड को ऐड करता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बिजी रेड 600। ओके, और इसके साथ इसका जो टेक्स्ट है ना उसे भी हम यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेक्स्ट 3XL। ओके, इसके साथ हम यहाँ पर बॉर्डर रेडियस को ऐड करते हैं। तो मैं यहाँ पर ऊपर से यहाँ पर राउंडेड SM को कॉपी करता हूँ। ओके, और इसके अंदर हम यहाँ पर इसे यूज़ कर देते हैं। और अब ये जो हमारा इनपुट है ना इसके अंदर में यहाँ पर बॉर्डर को भी ऐड करना है और हमें यहाँ पर बॉर्डर रेडियस को भी ऐड करना है। तो इसे मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और इसके अंदर हम यहाँ पर इसे यूज़ कर देते हैं। ओके, इसके साथ हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो हमारा इनपुट है ना इसके अंदर हम यहाँ पर प्लेस होल्डर को ऐड करते हैं और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एंटर योर ईमेल। ओके, तो अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमारा इनपुट और बटन दोनों यहाँ पर आ चुके हैं। पर देखो अभी ये जो बटन है ना वो यहाँ पर थोड़ा बड़ा आ रहा है। तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि ओरिजिनल में यहाँ पर कैसा है। तो यहाँ पर ये थोड़ा बड़ा है और इसके साथ ये यहाँ पर इसकी विड्थ भी थोड़ी बड़ी है। ओके, तो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर हमारा जो फॉर्म है ना इसे मैं यहाँ पर फ्लेक्स कर देता हूँ। ओके, और इसके साथ मैं यहाँ पर गैप को ऐड करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ गैप 2। और हमारा जो बटन है ना उसके अंदर मैं यहाँ पर पैडिंग को थोड़ी कम कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ P2। अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो इसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। ओके, तो अभी यहाँ पर हमारा इनपुट और बटन दोनों यहाँ पर ठीक से आ गए हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ये जो बटन है ना उसके ऊपर हम यहाँ पर हवर की इफेक्ट को अप्लाई करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ हवर। ओके, और उसके बाद हम यहाँ पर बैकग्राउंड को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बिजी रेड और 700 और इसे हम यहाँ पर ऊपर वाले बटन के ऊपर भी हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। ओके, अब इसे सेव कर दें और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, तो अभी यहाँ पर हवा की इफेक्ट भी यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है। ओके, यहाँ पर हम ऊपर वाले के अंदर भी देख लेते हैं, तो देखो। ओके, तो अभी यहाँ पर भी हमारी हवर की इफेक्ट अप्लाई हो चुकी है। ओके, तो अब इस तरीके से हमने यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया है। सो गाइस ये था हमारा टैलेंट का प्रोजेक्ट। और अब देखो शॉर्टली हमारा रिएक्ट जेएस का भी फुल कोर्स आने वाला है। सो गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आपको हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो गाइस, thanks for watching and I will meet you in next one.